नमस्कार दोस्तों, विज्ञान धर्म आईएएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं शरद वर्मा आज आपका लेक्चर 4 लूंगा। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर ले लिया है और विद सिलेबस के हिसाब से जियोमॉर्फोलॉजी में स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, जिसमें पहला कौन सा हमने उसमें कवर किया था, उसमें आंतरिक जो संरचना होती है उसके बारे में कवर किया, फिर उसके बाद भू संचलन के बारे में, उसके बाद चट्टानों के बारे में, फिर प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बारे में। अगर आपने एक भी वीडियो मिस कर दिया होगा तो नेक्स्ट स्टेप को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। हाँ, कुछ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं क्योंकि उसमें सिद्धांत भी रहते हैं, तो पूरा डिटेल में उसे बताना ही पड़ता है ताकि आप उसको मेंस के पर्पज से भी या उसमें छुपे हुए छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं जिसे यूपीएससी काफी ध्यान देता है उसको आप नोटिस कर सकें और अपने आंसर में लिख सकें। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना 4th लेक्चर, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा भूकंप के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में। आज तो बस इतना ही चलेगा। इसमें आता है पर्वत निर्माणकारी संरचनाओं के बारे में और साथ ही साथ सुनामी के बारे में भी। तो लेक्चर 4, इसमें हम पढ़ेंगे भूकंप, वोल्केनो ज्वालामुखी, इनके पूरे डिटेल, ये कैसे बने हैं, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई है, ये कहां कहां तक फैले हुए हैं और साथ ही साथ इनसे क्या क्या आपदाएं आती हैं, उससे क्या क्या हानियां होती हैं, उसका पूरा विवरण हम इसमें देखेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। पहले तो आज हमने कुछ क्वेश्चन इसमें डाल रखा है जिसको अभी आप देख लीजिए, फिर हम वीकेंड में इस पर पूरा चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, क्या कारण है संसार का वलित पर्वत तंत्र महाद्वीपों के सीमांतों के साथ साथ अवस्थित है और वलित पर्वतों के वैश्विक वितरण भूकंप एवं ज्वालामुखियों के बीच साहचर्य के उजागर कीजिए। ये क्वेश्चन यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। सिविल सर्विसेज में भी जितने भी होते हैं उसमें ये क्वेश्चन काफी पुटअप किया गया है, जिसमें वलित पर्वत पूरे तंत्र के बारे में, उसकी पूरी संरचना के बारे में पहले तो एक छोटा विवरण प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बारे में दीजिएगा 1-2 लाइन का, फिर उसके बाद चट्टानों का जिक्र करते हुए उसमें जो मूवमेंट हो रहे थे कन्वर्जेंट और उसके साथ साथ अपसारी डाइवर्जेंट मूवमेंट और समानांतर प्लेटों का जो पूरा विवरण था उसका जिक्र करते हुए महाद्वीप का पूरा एक मैप बनाइएगा। मैप में ये दिखाइएगा कि कहां कहां पर चट्टानों का, जैसे कि वलित पर्वतों का जो है निर्माण हुआ है, उसका पूरा जिक्र करिएगा, क्योंकि यहां पर किया गया है ना। यूपीएससी आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे खुद कह रहा है कि वही आंसर दीजिए। हिंदी माध्यम की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि भावनात्मक, वो इतना ज्यादा भावुक हो जाते हैं कि कुछ का कुछ लिखाते हैं। अब उनको दिख गया कि वलित पर्वत, तो पता चला उन्होंने पूरा हिमालय का ही जिक्र कर दिया और फिर एग्जामिनर को क्या लगेगा, वो हिमालय को देखकर ही वहीं पर रुक जाएगा, कहेगा मैं इसमें ऊपर चढ़ ही नहीं पाऊंगा और नंबर को वहीं पर रोक देगा। ओके, और साथ ही साथ इसमें आपसे क्या पूछा है, वैश्विक वितरण को बताते हुए, देखिए स्टेप टू स्टेप चल रहा है। अब आपको वैश्विक वितरण एक मैप बनाइए, उसमें दिखाइए कहां कहां पर वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। जैसे कि मैंने पिछले जो वीडियो था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, पूरा सुना होगा, अगर आपने मिस कर दिया है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये नोट्स जो भी मैंने प्रिपेयर किया है कई नोट्स से मिला करके, और उसमें जो चुनिंदा क्वेश्चन का सेट होता है उसको भी मैंने उसमें समावेश करवाया है, तो इसको मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। अब देखिए वैश्विक वितरण में जैसे कि हमने आपको रॉकी, एंडीज, इसका जिक्र किया था, महाद्वीप, महासागर प्लेटों का पूरा जिक्र किया था, और साथ ही साथ आप कुछ डायग्राम जापान, फिलीपींस कि उनका उत्पत्ति कैसे हुई, उनका बस डायग्राम बनाइएगा, पूरा डिटेल में मत जाइएगा। इसका विवरण देते हुए
आप भूकंप और ज्वालामुखियों के बीच साहचर्य को उजागर कीजिए, मतलब कि उनके अंतर संबंधों को कैसे वो एक दूसरे से कनेक्ट हो करके ये पूरी स्थलाकृति को बना रहे हैं, उसका पूरा विवरण दे दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, इंडोनेशियाई और फिलीपींस द्वीप समूह में हजारों द्वीपों के विरेचन, जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन, की व्याख्या कीजिए। अब इसके लिए सेम वही स्टेप शुरू करिएगा और इसमें महासागरीय टू महासागरीय जो प्लेट होती हैं उनके बीच के मूवमेंट को बताते हुए अपने आंसर को आगे बढ़ाइएगा और फिर एक मैप बनाइएगा। मैप बनाना आपको आना ही चाहिए, ज्योग्राफी है तो मैप है, बिना मैप के एग्जामिनर आपको एक भी नंबर नहीं देने वाला है, थोड़ा दे देगा, उतना आप गेन भी नहीं कर पाओगे और फिर कहेंगे कि ज्योग्राफी में आप कम नंबर ले आते हैं। तो बिना मैप के ज्योग्राफी की, क्योंकि जियोग्राफी पूरे भू और ग्राफी वर्ड से मिलकर बना है हमारा ज्योग्राफी, और बिना उसमें किसी भी प्रकार के ग्राफिक्स बनाए आप ज्योग्राफी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये जस्ट आपके एक इमेजिनेशन पावर में होनी चाहिए। ये दिमाग हर चीज का ग्राफिक्स बना लेता है। आपको कोई स्टोरी सुनाई जाती है, उसका ग्राफिक्स बनता रहता है। अब जैसे मैंने वलित पर्वत बनाया, आपके दिमाग में तुरंत आया कि सर ने बताया था कि कैसे पेजेस को उन्होंने मोड़ा था, कैसे वो ऊपर उठता हुआ चला गया था, कैसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था और प्रेजेंट टाइम पे भी उसका निर्माण कैसे होता चला जा रहा है, वो सब इमेजिन होता रहता है। तो इंडोनेशिया, फिलीपींस द्वीप समूह, ये छोटे छोटे द्वीपों से मिला हुआ पूरा एक देश है, एक द्वीप समूह है, तो इसका पूरा विवरण उसमें दे दीजिएगा। अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको भी कई बार पूछा गया है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, क्या यह सही है? और दूसरा, बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, क्या यह सही है? मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था, तब से क्या यह निष्क्रिय बना हुआ है? मैंने कल भी एक क्वेश्चन आपसे पुटअप किया था, उसका आंसर अभी भी आपने कमेंट में नहीं दिया। इसका मतलब आप लापरवाही कर रहे हैं, और लापरवाही का नतीजा क्या होता है कि लास्ट में आप पढ़ेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर कहेंगे कि कम नंबर आए हैं। तो उस वीडियो को पूरा सुनिए, देखिए, उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन पुटअप किया था और किसी भी प्रकार का अभी तक कमेंट नहीं आया है। ये बहुत ही दुखद बात है। तो इसका आंसर आप ही पूरा वीडियो सुनिए, समझिए, फिर अपना जवाब दीजिए, और हो ना सके तो अपने सोर्सेज से उसको पता करिए, तभी तो आपका विकास होगा। बौद्धिक विकास होना बहुत जरूरी है। फिर उसके साथ साथ आप अपना ईक्यू लेवल भी बढ़ा लीजिएगा। ओके, अब चलते हैं आज के लेक्चर पर। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको भूकंप। भूकंप में हम समझेंगे कि आप क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या उसका मतलब है, उसके पूरे प्रकार के बारे में, उसके जो टाइप है, उसके प्रभावी क्षेत्र, कहां कहां उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है पूरे वैश्विक लेवल पर, इंडिया के लेवल पे किस कारण से भूकंप आ रहे होते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो जैसे कि वनस्पति क्षेत्र पर, मानवों पर उनका क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसका पूरा हम यहां पर आपको जानकारी देंगे। अब भूकंप से आप क्या समझते हैं? भूकंप क्या होता है? सिंपल, जैसे ही आप उसके बारे में सोचेंगे आपको तुरंत एक हलचल जैसा फील होगा कि जब अंतर्जात बल की वजह से जब किसी भी प्रकार का हलचल सतही स्तर पर होता है तो उसे भूकंप कहा जाता है। उसके कई कारण हो सकते हैं। उसका कुछ कारण प्राकृतिक स्वरूप से हो सकता है, कुछ कारण मानवीय तरीकों से हो सकता है, कुछ अन्य कारण भी उसके हो सकते हैं। जैसे कि प्राकृतिक स्वरूप में क्या हो गया, इसमें एक, जैसे कि जब मैग्मा ऊपर जाता है, टेम्परेचर कल के वीडियो में जैसे बताया था, टेम्परेचर जब हाई होता है, प्रेशर लो होता है, तब मैग्मा जो होता है ऊपर उठना शुरू होता है, और मैग्मा ऊपर उठ के जब फाड़ते हुए, जब वहां पर डाइवर्जेंट मूवमेंट के जरिए तनाव मूलक बल के कारण ऊपर फाड़ते हुए जब बाहर निकलता है मैग्मा, तो लावा का रूप लेते हुए फैलता चला जाता है, और कहीं कहीं पर ये उसमें अपसारी बल की वजह से काफी विस्फोट के साथ वो फूटता हुआ आगे बढ़ता है। तो इस पूरी हलचल की क्रिया के दौरान जो होता है, एक भूकंप जनरेट होता है, धरती पूरी हिलने लग जाती है उसमें पूरी बकायदे अच्छे से, समझ रहे हैं? ये भूकंप
कैसे कारणों से आता है। कुछ उसमें मानवीय कारण भी होते हैं, जैसे कि कुछ बांध ऐसे हैं बने हुए हैं जिसमें लगातार गाद अवसाद इकट्ठा होता जा रहा है और अभी तक उसकी सफाई भी नहीं हो सकी है। इस पर क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछता रहता है। बांधों के बारे में चर्चा भी बहुत चल रही है। कुछ बांध तो हजारों बांध ऐसे हैं कि बहुत साल मतलब कि वो बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं और उनके रिनोवेशन की जरूरत है। तो जब यही मिट्टी गाद उसमें जमा होता रहता है तो एट लास्ट क्या होता है, जब ज्यादा प्रेशर बनता है तो वो भूकंप का रूप धारण कर लेता है। इसके बारे में और जानकारी हम लेंगे आगे। तो ये था भूकंप के बारे में। और प्रकार तो आपको बताए थे। एक तो होता है तरंगों के आधार पर उसके, कौन कौन से मैंने बताया था, एक होता है पी वेव्स और एक होता है एस वेव और एक होता है एल वेव। इसका भी मैंने जो पुरानी वीडियो है उसमें मैं जिक्र कर चुका हूं, वहां पर आप जाकर इसको एक बार देख लीजिएगा। जिसमें पी वेव के बारे में मैंने क्या बताया था, इसे प्राइमरी भी कहा जाता है या प्राथमिक वेव्स भी कहा जाता है। ओके, और एस को क्या कहा जाता है, इसे सेकेंडरी कहा जाता है या द्वितीयक वेव्स इसे कहा जाता है। और एल जो होता है ये लब वेव्स के नाम से जाना जाता है। अब जो पी वेव होता है, मैं आपका रिवीजन करवा देता हूं। पुरानी वीडियो में अगर आपने देखा होगा, पी वेव जो होता है इसमें कैसे, जैसे कि ये पूरा एक चट्टान है, इसमें एक चट्टान दूसरे चट्टान पे जो है समानांतर तरीके से उस पर क्या करता है, फोर्स डाल रहा होता है, उसको आगे ढकेल रहा होता है। जैसे कि दो चट्टाने हैं, इस पे ढाला, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, इस प्रकार वो आगे बढ़ता हुआ चलता है, जो कि एक अनुदैर्ध्य नेचर को शो कर रहा होता है। ओके, और वहीं एस वेव जो होता है इसमें लंबवत तरीके से जो है कुछ इस प्रकार से वेव्स ये चलती रहती है लंबवत तरीके से, जिसमें मैंने अनप्रस्थ का बताया था आपको, जो कि प्रकाश तरंगों के तरीके से होता है। और जो लब वेव्स होता है इसमें पी वेव जो अनुदैर्ध्य होती हैं और जो अनप्रस्थ होती हैं उनका दोनों का यहां पर मिक्स होता है। और इसमें मैंने बताया था लॉगरिथमिक थ्योरम के आधार पर भूकंप की तीव्रता की गणना की जाती है। और उसमें मैंने पुरानी वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि इसमें सबसे तेज गति किसकी होती है, पी वेव्स की जो गति होती है, वेलोसिटी होती है, ये सबसे हाई होती है। समझ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा तेज होती है। फिर दूसरे नंबर पर किसकी होती है, एस वेव की गति होती है, ये थोड़े से कम होती है। ओके, यहां पर मैं दो तीर बना देता हूं। और जो लास्ट लब वेव्स होता है इसकी गति सबसे धीमी होती है। लेकिन लॉगरिथमिक थ्योरम के हिसाब से इनकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी जो होती है, वो क्या होती है, सबसे कम होती है। और एस वेव की जो तीव्रता होती है उससे भी थोड़ी सी ज्यादा होती है। एस वेव की जो तीव्रता होती है ये सबसे कम, इसमें मैं 3 तीर बना देता हूं, इसमें मैं 2 तीर से डिनोट कर देता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये तीव्रता का मैं बता रहा हूं, तीव्रता जो होती है इसकी ज्यादा होती है किससे, पी वेव, जो पी वेव्स है उससे ज्यादा होती है। और जो एल वेव्स है उससे ये कहीं ज्यादा होती है। समझ गए, मतलब कि ये गति के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। और ये जो गति होती है ये घनत्व पर डिपेंड कर रही होती है। जैसे जैसे धरती के नीचे जाया जाता है तो घनत्व उसमें जो है बढ़ता हुआ चला जाता है, और घनत्व बढ़ने के साथ साथ उसकी गति भी इंक्रीज होती चली जाती है। तो समझ गए, यहां पर पी वेव की इंटेंसिटी तीव्रता सबसे कम होती है, एस वेव की उससे थोड़ी ज्यादा होती है, और एल वेव की सबसे ज्यादा होती है। ओके, तो ये जानकारी थी पी वेव, एस वेव और एल वेव्स के बारे में। प्रभावित क्षेत्र मैं भी आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। उसके जो कारण हैं मैंने आपको एक उसका खाका बता ही दिया है, और उसके क्या प्रभाव है उसको भी हम अभी आगे जानेंगे। भूकंप, ये आप नोट भी कर सकते हैं इसको, जो मैंने डिफाइन किया, अंतरजात बल के कारण। ध्यान से देखिएगा, हर एक पॉइंट का अपना एक अलग महत्व है। अंतरजात बल के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाली तीव्र गति के कंपन का, मंद गति से नहीं हो रहा है, इसमें पटल विरूपण संचलन वाली स्थिति नहीं है,
ये तीव्र गति से हो रही है। तीव्र गति के कंपन का संबंध जो होता है किससे होता है? भूकंप से होता है। ओके, और भूकंप की उत्पत्ति जो होती है कहां से होती है? अब जैसे कि मान लीजिए ये पूरा एक चट्टान है, एक पूरा का सरफेस है, और कहीं ये गहराई में, डीप में, यहां पर भूकंप मूल होता है। ओके, और फिर ये जहां पर इसका जन्म हो रहा होता है, जहां से ये तरंगे जनरेट हो रही होती हैं, जो इसका मेन स्रोत होता है, वहां से जहां पर ये सबसे पहले हमको मतलब कि दिखाई नहीं कहेंगे, जहां से सबसे पहले उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उस जगह को क्या कहा जाता है? मैं दूसरे पेन से इसको डोनेट कर देता हूं। अब जैसे यहां से उठाइए, ऊपर आया, और ये जो पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? भूकंप मूल तो हो गया, उसे अधिकेंद्र कहा जाता है, जिससे सर्वप्रथम कंपन जो है अधिकेंद्र पर होता है। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? अधिकेंद्र। समझिए इतना, भूकंप मूल जहां से उसका जन्म हुआ और जहां सबसे पहले उसे फील किया गया, जहां पर उसको सिस्मोग्राफी में देखा गया, वो भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। अब यहां से फिर ये पूरा फ्लैक्चुएट होता है, मूव होता रहता है। अब पी, एस और एल तरंगों के बारे में बता ही दिया था। पी जो कि अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, जो कि ध्वनि तरंगों के समान होती हैं और समानांतर तरीके से ये आगे बढ़ती रहती हैं। ओके, कि धक्का मारा फिर आगे फिर आगे फिर आगे, ऐसे चलता रहता है। और एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जो कि प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। और इसमें कैसे चलता है? कुछ इस प्रकार चलता है, जैसे कि आप कोई गिट्टी ले लीजिए और उसे तालाब में फेंकिए, तो देखिए उसमें एक लहर जनरेट होते हुए चलती है। तो कुछ उस प्रकार ये ऐसे एस तरंगे चल रही होती है, एक सांप के जैसा समझ लीजिए कि उस तरह वो चलती रहती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। और जो एल तरंगे होती हैं, इसमें दोनों होता है, इसमें आगे भी बढ़ेगा और चलता भी रहेगा। तो इनकी जो गति होती है, गति मैंने अभी आपको बता ही दिया, पी सबसे ज्यादा, फिर एस मध्यम होती है, एल जो होती है सबसे कम होती है। और लॉगरिथमिक थ्योरम के हिसाब से इंटेंसिटी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए अनुदैर्ध्य तरंगों की जो तीव्रता होती है या पी तरंगों की जो तीव्रता होती है वो सबसे कम होती है, एस की उससे थोड़ी ज्यादा होती है, और एल तरंगों की सबसे खतरनाक, सबसे व्यापक असर डालता हुआ चलता है। अगर ये भी ज्यादा एरिया को कवर करते हैं तो समझ लीजिए कि पृथ्वी पर बहुत बड़े भूचाल की स्थिति आने वाली है, समझ रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है। लब, नाम ही उसका लब रख दिया गया है कि सबसे ज्यादा खतरनाक। अब भूकंप मूल की गहराई तरंग की तीव्रता को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है। अब ये क्या लिख दिया है इसने? भूकंप मूल की गहराई, भूकंप जो होता है उसका जो स्रोत पॉइंट होता है, जो उसका बिंदु होता है जहां से उसका जन्म हो रहा होता है, वो कई लेयर टू लेयर उसका होता है, कि कुछ बहुत गहराई पे होते हैं, कुछ मध्यम गहराई पे होते हैं, और कुछ छिछले पे होते हैं। छिछला बोले तो कि वो एक सरफेस के थोड़ा सा नजदीक ही होते हैं, उनका भी कुछ डिस्टेंस होता है। वो क्या? छिछले उद्गम केंद्र का जो गहराई होती है वो होती है लगभग 70 किलोमीटर की गहराई से, जो होता है वो छिछले उद्गम केंद्र का होता है। मैं आपको इसका भी डायग्राम दिखा देता हूं बना के, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। ये बना दिया हमने। ओके, अब इसमें 70 किलोमीटर की गहराई, ये मान लीजिए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है 70 किलोमीटर है। तो ये यहां से जो जनरेट होते हुए आ रहा है भूकंप अधिकेंद्र, जहां पर उसे फील किया जा रहा है, ये छिछला कहलाएगा, छिछले उद्गम केंद्र का, यानी कि उस सरफेस के ज्यादा नजदीक दिखाई पड़ेगा। और उससे नीचे जो होगा वो यहां पर आ जाइए, इसकी कितनी होगी? 70 से लेकर के 300 किलोमीटर की अगर जो गहराई से जनरेट, यहां से मान लीजिए 70 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर। ओके, यहां इस स्रोत बिंदु से जब वो जनरेट होता हुआ ऊपर आता है, तो इससे जो भूकंप क्रिएट होता है वो मध्यम उद्गम केंद्र कहलाता है। और इससे जो नीचे वाला होता है 300 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर की जो गहराई होती है, यहां से जो फील होता है
वो गहरे उद्गम केंद्र का भूकंप होता है। अब उसकी तीव्रता से इस गहराई का क्या संबंध है, उसको ऐसे समझिए, जैसे कि कभी भी भूकंप आता है और आप नीचे हैं, जैसे कि कोई बिल्डिंग बनी हुई है, 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है, तो ग्राउंड वाले से कभी पूछिएगा उसको कम फील होता है भूकंप का, लेकिन वहीं पर जो हाई ऊंचाई पर जो रहता है उसको ज्यादा फील होता है। तो कुछ वैसे समझिए कि जो ज्यादा नजदीक है उसका स्रोत पॉइंट, वहां से जो भूकंप फील होगा उसकी तीव्रता ज्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ती हुई जाएगी उसकी तीव्रता जो होती है वो कम होती हुई चली जाएगी। समझ गए ना? वही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, भूकंप मूल की गहराई तरंग की तीव्रता, ध्यान दीजिएगा, को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है। ओके, इसे नोट कर लीजिए अच्छे से और एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। भूकंप मूल की गहराई में वृद्धि के साथ भूकंप तरंगों की तीव्रता में कमी आती है। वही पॉइंट फिर से लिख दिया गया है कि भूकंप मूल की गहराई में जैसे जैसे वृद्धि हो जाती है, बस आप याद कर लीजिएगा कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती चली जाएगी उसकी तीव्रता जो है कम होती हुई चली जाएगी। नेक्स्ट है भूकंप से प्रभावित क्षेत्र। इसमें मैं अभी आपको आगे एक मैप बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कहां कहां पर कैसे भूकंप आए हैं। अब क्या लिखा हुआ है, महासागर के नित्तल, यानी कि उसके तली, उसके सरफेस पे, महासागर के नित्तल पर भ्रंश घाटी के समीप, मैं डायग्राम बनाता हुआ चलता हूं, ये है पूरा महासागर, इसके नितल पे पहुंच जाइए आप, और ये भ्रंश घाटी के समीप आप अपने माइंड में इमेज बनाते हुए चलिएगा। भ्रंश घाटी के समीप अपसारी प्लेट संचलन, डाइवर्जेंट मूवमेंट की बात कर रहा है, यानी कि कुछ इस प्रकार वहां पर खिंचाव देखने को मिलेगा। अपसारी ऐसे वो दूर जाते हुए प्रतीत होंगे, प्रतीत क्या, वो जाते ही हैं, उनका मूवमेंट जो होता है अपोजिट हो रहा होता है, दूर जा रहे होते हैं एक दूसरे के। तो अपसारी प्लेट संचलन के कारण उत्पन्न तनाव मूलक बल, अब इस पर जो तनाव मूलक जो टेंशन फोर्स वर्क कर रहा होता है, जब दूर अपसारी मूवमेंट हो रहा है, उसमें डाइवर्जेंट मूवमेंट हो रहा है, तो उसमें जो टेंशन फोर्स क्रिएट हो रहा है तनाव मूलक बल के द्वारा होने वाली भ्रंशन की क्रिया। ओके, अब वहां पर भ्रंशन की जो है क्रिया होने लगेगी, यहां पर चटकन दरारें और ये भ्रंश बन गया। ओके, भ्रंशन की क्रिया से छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। छिछले वाला अभी बताए थे मैंने, 70 किलोमीटर, ओके याद है, 70 किलोमीटर से गहराई वाला जो होता है वो छिछले उद्गम केंद्र का भूकंप होता है, जिसकी तीव्रता सबसे ज्यादा फील होती है। सिस्मोग्राफी पे इसको चेक कर लिया जाता है। अब भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि से दाब में आने वाली कमी के कारण, भ्रंश घाटी की जो चौड़ाई में वृद्धि हो रही है, अब क्या हो रहा है, ये फैलता हुआ जा रहा है। ओके, ये ऐसे और बढ़ता हुआ चला जा रहा है, पहले इतना फटा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, और ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो भूकंप चौड़ाई में वृद्धि से दाब में आने वाली कमी के कारण अब क्या होगा, प्रेशर जो होता है वहां पर कम होना शुरू हो जाएगा। जब वो फैल रहा है, कोई उसमें अपसारी मूवमेंट तो हो नहीं रहा है, कन्वर्जेंट मूवमेंट तो हो नहीं रहा है कि उस पर प्रेशर बनता रहे, तो फैल रहा है, तो प्रेशर जो है कम होता हुआ जा रहा है। प्रेशर के कम होने पर कहां पर है, दाब में आने वाली कमी के कारण दुर्बल मंडल में मैग्मा की उत्पत्ति से, अब देखिए यहां पर दुर्बल मंडल में मैंने कौन सा चट्टान को बताया था आपको, अग्नेय चट्टानों में मैंने बताया था बेसिक नेचर का एक लास्ट वाला, जिसकी क्या मैंने क्या कहा था कि सिलिका की मात्रा उसकी सबसे कम होती है, वो था पेरिडोटाइट। पेरिडोटाइट जो यहां पर चट्टानें होती हैं उसमें गलन की क्रिया शुरू हो जाती है, टेम्परेचर हाई है, गलन की क्रिया शुरू होती है, और जब लो प्रेशर वहां पर मिलता है तो वही मैग्मा जो होती है वो ऊपर की ओर आना शुरू कर देती हैं, यहां से वही मैग्मा ये ऊपर की ओर बढ़ेंगी।
फुल स्पीड में बढ़ेंगी वो। तो मैग्मा की उत्पत्ति से मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। अब ये थोड़ी गहराई से ये क्रिया हो रही है। ओके, तो यहां पर आपको मध्यम उद्गम केंद्र देखने को मिलेगा 70 से 300 किलोमीटर के डिस्टेंस का, जिसका मैंने आपको जिक्र किया था। और इसकी जो तीव्रता होती है वो थोड़ी सी कम अब हो जाएगी। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, क्षेपित महासागरीय प्लेट का वह भाग जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे बेनी ऑफ जोन कहते हैं। यहां पर ऑफ नहीं होगा, ऑफ होगा, बेनी ऑफ जोन कहते हैं इस जोन के। अब पहले तो इतना समझ लीजिए इस लाइन का मतलब क्या कह रहा है। जैसे कि ये दो चट्टाने हैं, ओके, ये मैंने बना दिया दो चट्टाने। अब इसमें जिसका घनत्व ज्यादा होता है, जिसकी डेंसिटी हाई होती है, वो नीचे झुकना शुरू हो जाएगी। इसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो ज्यादा होती है, अधिक घनत्व उसका होता है। और ये वाला जो ऊपर हिस्सा रहता है, इसकी डेंसिटी जो होती है लो होती है। तो अधिक घनत्व वाला जो होता है वो नीचे बेंड होना शुरू हो जाता है। ये कुछ इस प्रकार जाने लगेगा। लेकिन बेनी ऑफ जोन बनने के लिए उसका एक निश्चित डिग्री पर मुड़ना जरूरी होता है। तो वो 45 डिग्री पर जो होता है, कितने पर, 45 डिग्री पर इसका झुकाव होता है। तो ये जब चट्टान नीचे जा रही होती है तो वहां पर हाई टेम्परेचर की वजह से जो है उसका गलन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस जोन के बनने के लिए महासागरीय प्लेट का लगभग 45 डिग्री, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है, के कोण पर मुड़ने के बाद क्षेपित होना आवश्यक होता है। तभी उसे कहा जाएगा एक बेनी ऑफ जोन। समझ गए इतना आप? तो ये था बेनी ऑफ जोन के बारे में, और कैसे कैसे वो उसमें एक छिछला उद्गम केंद्र का भूकंप, एक गहरे वाला, एक मध्यम, कैसे वो जनरेट होता है, इसका पूरा यहां पर जिक्र था। नेक्स्ट पे परिप्रशांत। अब देखिए यहां पर पहले तो मैं आपको एक मैप बना देता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए मैप तो बहुत आसान होता है बनाना। ये जाएगी, ये बन गया, और आगे जाते हुए ये हमने बना दिया कामचट का, और फिर थोड़ा सा नीचे कोरिया को बनाते हुए आइए नीचे, फिर यहाँ पर चाइना है जो कि कुछ प्रेग्नेंट के आकार में दिख रहा है। फिर ये पूरा डायग्राम पीछे से ले जाते हुए स्पेन को बनाते हुए ये थोड़ा सा यहाँ पर भूमध्य सागर के लिए जगह छोड़ दीजिए, और फिर नीचे जाइए, ये बना दीजिए अफ्रीका। यहाँ पर एक मुंह जैसा शेप बना दीजिए, ओके, और इसे ले जाकर के यहाँ पर जोड़ दीजिए। फिर लाल सागर को बनाते हुए आप बना दीजिए अरब को, और फिर ये अपना प्यारा भारत, यहाँ पर श्रीलंका को बना दीजिए। और फिर यहाँ से थाईलैंड, कंबोडिया से होते हुए ये पूरा निकाल दीजिए इंडोनेशिया को, और यहाँ पर बना दीजिए ऑस्ट्रेलिया को, ओके। और यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर फिलीपींस फैला हुआ है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जापान फैला हुआ है। यहाँ पर क्यूरेशियाई द्वीप समूह फैला हुआ है, ओके। यहाँ पर छोटे छोटे कई ब्रोनियो सब द्वीप फैले हुए हैं। और फिर अब बना दीजिए एक अमेरिका का डायग्राम। ये हमने बनाना शुरू किया, अमेरिका को अलास्का से स्टार्ट किया, फिर कनाडा को बनाते हुए थोड़ा सा यहाँ पर बेंड कर दीजिए, कैलिफोर्निया यहाँ आपका बनकर तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी को जगह बनाते हुए फिर नीचे आ जाएगी ब्राजील को बनाते हुए, और ये आपका डायग्राम कंप्लीट। और यहाँ पर आप डेनमार्क को भी बना दीजिए, वो क्यों छूटा रहे। यहाँ ब्रिटिश आइलैंड बना दीजिए, ओके।
बन गया ना डायग्राम। यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं, ट्रिनिडाद टोबैगो जैसे छोटे, क्यूबा उबा हो गया ये पूरा हिस्सा, डोमिनिकन रिपब्लिक। ओके, और यहाँ पर इंग्लैंड को बना दीजिए, यहाँ पर आइसलैंड को बना दीजिए। अब ये बनकर तैयार हो गया। अब मैं बताऊंगा कि भूकंप यहाँ पर कैसे कैसे जनरेट होता है। देखिए, सबसे ज्यादा जो भूकंप की क्रियाएं होती हैं वो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में होती है। ये वाला जो हिस्सा है ये प्रशांत पैसिफिक ओशियन हुआ, और इधर का जो हिस्सा हुआ ये भी पैसिफिक ओशियन हो गया। अब अगर यही डायग्राम वहां का छोटा सा हिस्सा कट कर कुछ ऐसे बना होता, ओके, कुछ ऐसे बना होता कि यहाँ पर फिलीपींस फिलीपींस और यहाँ पर क्या कहा जाता है, क्यूरेशिया क्यूराइल बन गया, यहाँ पर जापान बन गया, फिलीपींस बन गया, ये रशिया का थोड़ा सा हिस्सा ये आगे आ गया। ओके, बैरिन द्वीप बैफिन की खाड़ी से जो है अलग होता हुआ चलता है, यहाँ पर चुककमाटा भी मिलेगा। तो इस प्रकार ये पूरा डायग्राम बनकर तैयार हो गया। तो पहला वाला क्या कह रहा है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी के मध्य, इसमें कैसे होता है, इसमें मैं ऐसे लेते हुए चलता हूं। आप यहां पर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से इंडोनेशियाई द्वीप समूह से लेकर ये जो भूकंप का क्षेत्र होता है, यहां से फिलीपींस होता हुआ जापान, फिर यहां पर क्यूरेशियाई द्वीप समूह, फिर कामचटका होते हुए फिर एंट्री मारता है इधर अलास्का, अलास्का से इधर एंट्री मारता हुआ ये पूरा रॉकी पर्वत से होता हुआ कैलिफोर्निया को लेते हुए यहां पर जितने भी एल सैल्वाडोर, सैन सैल्वाडोर और साथ में छोटे छोटे जो द्वीप हैं, देश हैं, उनको लेता हुआ फिर कोलंबिया होता हुआ इक्वाडोर, पेरू और चिली होता हुआ ये पूरा फैला हुआ है। तो ये जो क्षेत्र कहलाता है ये परिप्रशांत महासागरीय पेटी कहलाता है, और इसी के अंडर में जो होता है इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर, जिसे हम ज्वालामुखी में समझेंगे। यहां पर ज्यादा भूकंप आने का जो परिणाम होता है वो ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं। ओके, तो इसे कभी भी डायग्राम में बनाना हुआ तो ऐसे आप बना दीजिएगा, और देश का भी जिक्र कर दीजिएगा, तो उसका एक अच्छा इफेक्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में जो भूकंप आते हैं वहां पर वो कैसे आते हैं, वहां पर छिछले तरीके के आते हैं और मध्यम तरीके के आते हैं, और वहां पर गहराई वाले भी भूकंप जनरेट हो जाते हैं। ज्यादातर वहां पर छिछले और मध्यम भूकंप देखने को मिलते हैं जिनकी तीव्रता इंटेंसिटी ज्यादा हाई होती है। दूसरा क्या होता है, मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये कौन सी पेटी है, मध्य महाद्वीपीय पेटी। इसमें जो भूकंप का क्षेत्र होता है ये पूरा ये चाइना लेते हुए ये हिमालय पर्वत को, हिंदुकुश पर्वत लेता हुआ, ये सब जो एरिया कवर करता हुआ यहाँ पर चलता है। यहाँ पर जो भूकंप क्रिएट होता है वो होता है मध्य महाद्वीपीय पेटी कहलाती है। इतना ही आप बना दीजिएगा। यहाँ पर भी गहरा नहीं यहाँ पर उतना देखने को मिलता है, यहाँ पर छिछले और मध्यम वाले भूकंप देखने को मिलते हैं। ओके, इसके अलावा ये पूरा ऐसे फैला हुआ रहता है। इस जगहों पर आपको छिछले और मध्यम भूकंप देखने को मिलेंगे मध्य महाद्वीपीय पेटी में। और मध्य अटलांटिक पेटी का क्या हो गया, इसमें आप आइसलैंड, यहां पर आइसलैंड है, वहां से शुरू होते हुए ये एस जैसा सांप जैसा डायग्राम बनाते हुए यहां पर चले आइए। यहां पर एक द्वीप होता है, बैफिन द्वीप होता है, वहां तक चले आइए। बैरन होता है शायद वहां पर, बैरन द्वीप देख लीजिएगा आप एक बार उसको मैप में, वहां तक वो चला आता है। तो इन इलाकों में भी ये महासागरीय इलाका होता है। यहां पर जो होता है, ये बना देता हूं, यहां पर आपको ज्यादातर गहराई वाले जो है भूकंप देखने को मिलेंगे। समझ गए। तो ये कुछ इस प्रकार इसमें डायग्राम बनता है जिसमें रोमांसे ट्रेंच
और टेलीग्राफ पठार, ये सब यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार तैयार होता है एक मैप जिसमें परिप्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी, जो कि भूकंप को पूरा कवर करते हुए इसमें दिखाया गया है। तो ऐसे ही आप बना दीजिएगा, एक अच्छा मार्क्स आप ले लीजिएगा। ओके। और भारत के इलाकों में तो बहुत ज्यादा भूकंप, यहाँ पर तो आपको पता ही होना चाहिए, भारत को जो होता है 4 भूकंपीय पेटी में इसको बांटा गया है, 4 तरीके से आती है। इसमें जो पहला और दूसरा जो होता है उसको एक मान लिया गया है, और तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो पांचवा जो होता है इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। वो आपको भारत के जो होता है नॉर्थ ईस्ट एरिया में देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर के एरिया में देखने को मिलेगा, भुज और कच्छ के एरिया में देखने को मिलेगा। ये सब जो होता है 5 जोन के अंतर्गत आते हैं। और वहीं पर 4 जोन के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं? 4th जोन के अंतर्गत आप यहाँ पर दिल्ली होता हुआ थोड़ा सा जो तराई वाला क्षेत्र है उसको पूरा कवर कर लीजिए। फिर यहाँ पर ऊपर जो जम्मू कश्मीर के थोड़ा सा कुछ इलाकों को ये कवर करता हुआ, लद्दाख के कुछ इलाकों को कवर करता हुआ ये होता है। इसमें इंटेंसिटी जो होती है उसकी थोड़ी कम हो जाती है। 3rd वाले की इंटेंसिटी और भी कम होती है, वो ज्यादातर मध्य इलाकों को कवर करता है, पूर्वी के इस इलाकों को कवर करता है, दक्षिण के इतने इलाकों को कवर कर लेता है, और पश्चिम में भी थोड़े हिस्से को कवर करता है। और लास्ट जो 1st और 2nd होते हैं इनकी तीव्रता बहुत ही कम होती है। यहाँ पर भूकंप के बहुत ही कम आसार देखने को मिलते हैं। तो ये था भारत के भी परिप्रेक्ष्य में कुछ भूकंप पेटियां। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, भूकंप के कारण क्या क्या होते हैं। ध्यान से इसे अब देखिएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। वो क्या क्या हैं? एक तो होता है प्राकृतिक कारण, इसका होता है जिसमें प्रकृति की जिम्मेदार होती है। कैसे कैसे? एक तो भ्रंश की वजह से होती है, ज्वालामुखीय क्रियाएं होती हैं, गैसों का फैलाव होता है, और प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की वजह से भी होता है, टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से होता है। भ्रंश की वजह से कैसे होता है? सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत के तहत जब डाइवर्जेंट मूवमेंट के तहत जो तनाव मूलक बल क्रिएट होता है उससे जो भूकंप बनता है या तैयार होता है उसे रखा गया है भ्रंश। प्राकृतिक कारणों में भ्रंश के तहत उसे रखा गया है, तो आप उसका उसमें जिक्र कर दीजिएगा। ज्वालामुखी क्रिया की वजह से कैसे होता है? अब ये जो भ्रंश का है ये ज्यादातर आपको महासागरों में देखने को ज्यादा मिलेगा। जैसे कि वो हो गया, इसमें कौन कौन सी चीजों जगहों पर देखने का आपको मिल जाएगा? जैसे कि हो गया प्रशांत महासागर में, एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा तो उसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है। प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा, हिंद महासागर में भी देखने को मिलेगा, और अटलांटिक महासागर में देखने को मिलेगा। ओके। ज्वालामुखी क्रिया और ज्वालामुखी क्रियाओं की वजह से भी, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कि मैग्मा की उत्पत्ति उसका लो प्रेशर की वजह से और हाई टेम्परेचर की वजह से जब वो चट्टानों को तोड़ता हुआ ऊपर आ रहा होता है तो उसकी वजह से जो पृथ्वी हिलती डुलती है उससे जो भूकंप क्रिएट होता है वो ज्वालामुखी क्रिया की वजह से माना जाएगा। और एक होता है गैसों के फैलाव की वजह से। ये कैसे? कि जैसे कि नीचे की सतहों में जब किसी स्रोतों से जो होता है पानी पहुंच जाता है, जल पहुंच जाता है, और फिर वहां पर टेम्परेचर चूंकि बहुत ज्यादा हाई रहता है तो वो वाष्प के रूप में, गैसों के रूप में वो फुल स्पीड के साथ, जैसा कि आप अपने प्रेशर कुकर को देख लीजिए, जब भी अगर उसका सीटी आप एकदम से बंद कर दीजिए, देखिए वो ब्लास्ट हो जाएगा। कुछ उसी प्रकार से जब ये गैस वाष्प से भरा हुआ ये जो पदार्थ होता है, ये तत्व होते हैं, जब ये ऊपर आने लगते हैं तो भी भूकंप जब तोड़ते हैं, हिलाते डुलाते हैं, तब वो भूकंप को क्रिएट करते हुए चलते हैं। एक भूभौतिकी संचलन की क्रिया वहां पर जनरेट हो जाती है। और फिर होता है प्लेट विवर्तन की, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से, जिसमें स्लोली तरीके से जो होता है इसमें यह क्रिया हो रही होती है। समझ गए इसे? तो भ्रंश, ज्वालामुखी क्रिया, गैसों का फैलाव और प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। अब होता है मानव जनित कारण। इसका यह मतलब नहीं कि मानव भी कूद लिया तो भूकंप क्रिएट हो गया, वो नहीं होता है। इसमें जो होता है खनन की क्रिया से होता है। क्या होता है कि कभी कभी स्टैंडर्ड या मानकों को पूरा ना करते हुए कभी कभी कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, या
कभी कभी प्राकृतिक तरीके से भी, जैसे कि कुछ वहां पर मेथेन लीक हो गया, कुछ भी लीक हो गया, तो उसकी वजह से, खनन की क्रियाओं की वजह से वो जब तोड़ते हुए, मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ती हैं, तो भी एक भूकंप को जनरेट करते हुए चलती हैं। और खनन की क्रिया में जब खुदाई हो रही होती है, तो उसका भी, अब खुदाई करने के लिए डायनामाइट की भी जरूरत पड़ जाती है, कुछ अदर बम्स की जरूरत पड़ जाती है, तो वो जब विस्फोट करते हैं तो वो भी एक प्रकार का भूकंप जनरेट करते हुए चलते हैं। तो ये हो गया मानव जनित कारणों में। भूमिगत जल का निष्कर्षण, भूमिगत जल को जब निकालने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें भी जो होता है भूकंप क्रिएट होने की पूरी संभावना बनी रहती है। बांधों के निर्माण में, कभी कभी बांध, जैसे कि ये हमने बना दिया पूरा एक, ये है, ये जैसे कि ये बांध बना हुआ है, ओके। कुछ बांध का शेप ऐसे होता है, ऊपर तो पतला बनाते हैं, नीचे जो है मोटा बनाते हुए चले जाते हैं, और ये पूरा पानी भरा हुआ है। तो इसमें जब गाद, मिट्टी, कचरा यहाँ पर जमा होने लगता है, तो ये एक प्रकार का प्रेशर जनरेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है, ओके। और इसका एक मैं एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूं। महाराष्ट्र के कोयना जगह है, वहां पर एक बांध है, उसमें इसी तरीके की कुछ घटनाएं देखने को मिली थी। तो तीसरा क्या है, चौथा, परमाणु विस्फोट एवं भूमिगत परमाणु परीक्षण। इसके द्वारा जब कभी भी परमाणु विस्फोट होता है या भूमिगत परमाणुओं का परीक्षण करवाया जाता है, तो इनका जो प्रेशर होता है, जो ये ऑक्युपाई करते हैं एरिया को, बहुत बड़े एरिया को कवर करते हुए चलते हैं, तो उसमें भी एक प्रकार का भूकंप जनरेट करते हुए चलते हैं, ओके। और अन्य कारणों में कौन कौन से आ जाते हैं, अन्य कारणों में उल्कापात हो गया, जैसे कि ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, और कभी वहां से ऊपर से टूटता हुआ कोई उल्का यहाँ पर टकराया, और फिर टकराने के बाद जो होता है, वो कुछ बहुत तेजी से जब टकराता है, तो उसका बहुत बड़ा एरिया जो होता है कवर करता हुआ ये चलता है, और ये जब एक लहर के रूप में चलता है, तो ये भूकंप को जनरेट करता हुआ चल रहा होता है। तो ये हो गया उल्कापात की वजह से। अन्य आकाशीय पिंडों के प्रभाव से भी कुछ उत्पन्न, ये जो हलचलें जो होती हैं, ये उत्पन्न होती रहती हैं। तो ये था भूकंप के कारणों में, प्राकृतिक, मानव जनित और अन्य कारक में। इसका आप एक बकायदा एक नोट्स बना लीजिएगा, पॉइंट्स में इसका जिक्र कर दीजिएगा, तो आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं भूकंप के प्रभाव पर। भूकंप का क्या लाभकारी प्रभाव भी होता है? होता है। लोगों को लगेगा कि भूकंप से कैसा लाभकारी प्रभाव हो सकता है, भूकंप तो हमेशा विनाशकारी प्रभाव होता है। भूकंप से भी कुछ लाभकारी क्रियाएं हो जाती हैं, जैसे कि उसमें क्या कहा जाता है, जैसे कि जब ज्वालामुखी क्रिएट होता है या जब जमीन में फटता है, तो वहां पर बड़े बड़े खड्ड बनाता हुआ चलता है, और यही जो जलाशय का फिर निर्माण होने लगता है, उसमें पानी क्रिएट होने लगता है, झील बनना तो शुरू हो जाता है। तो ये सब एक भूकंप जनित क्रियाओं की वजह से हो रहा था, ओके। तो एक रूप से जो उसमें पानी स्टोर हो रहा है, उसका हमारे सामाजिक जीवन में इस्तेमाल होता रहता है, तो हुआ ना लाभकारी तरीके से। विनाशकारी तो सब हर कोई जानता है, विनाशकारी होता रहता है कि कैसे भूकंप आया, जान माल का हानि हो गया, बड़े बड़े जो बिल्डिंग होते हैं 2 मिनट में वो धराशाही हो जाते हैं, ओके। पेड़ पौधे ये भी टूट जाते हैं। तो कई ऐसी घटनाएं जो होता है भूकंप में हो जाती हैं, जिसका कुछ एग्जाम्पल, एक बार तो भुज और कच्छ में बहुत खतरनाक भूकंप आया था। इधर अभी काठमांडू में भी आया था भूकंप, नेपाल इलाके में, वहां पर भी काफी जान माल की हानि हुई थी। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल आप उसमें लिख दीजिएगा, तो उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। लाभकारी भूकंप में भी जिक्र कर दीजिएगा, झीलों का निर्माण के बारे में बता दीजिएगा, ओके। क्रेटर्स का जिक्र कर दीजिएगा कि कैसे उल्का पिंड टकराया, क्रेटर बना, उसमें आप लोनार झील का जिक्र कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रकार के उल्कापिंड के टकराने से बना हुआ है। महाराष्ट्र में जाकर आप देख लीजिए, एक बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ है, तो उसका जिक्र कर दीजिएगा, ओके। और भी कई ऐसे होते हैं छोटे छोटे जो बन जाते हैं, कई हजारों साल पहले बने हुए हैं, उनका जलाशय झीलों के रूप में उनका निर्माण हो रहा है, ओके। तो ये एक तरीके से
प्रकृति के लिए या मानव के लिए एक सही साबित भी हुए हैं, हानिकारक के साथ साथ सही साबित भी हुए हैं। तो हर चीज का एक निगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव पहलू भी होता है, वो बस आपको समझने की जरूरत होती है। ये नहीं कि हर चीज का निगेटिव ही निगेटिव लिखते चले जाएं। हर चीज को, अपने आंसर को जब भी लिखना हो तो एक बैलेंस बनाते हुए ही लिखना पड़ेगा, तभी उसका एक अच्छा निखार आता है। समझ रहे हैं? अब भूकंप की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? भूकंप की तीव्रता को कैसे कोई चीज प्रभावित कर सकता है, बताइए। अब उसमें जैसे कि चट्टानों की संरचना, अब ये पूरा एक चट्टान हुआ, ओके, ये पूरा चट्टान हुआ। अगर उनका क्या कहा जाता है, असंगठित चट्टानें हुई वो, तो उसमें जल्दी से चटकन दरारें सब पड़ना शुरू हो जाती हैं, और उसमें जो हलचल होता है, जो मूवमेंट होता है, वो संगठित चट्टानों की तुलना में कुछ ज्यादा होता है। तो वहां पर आपको भूकंप जो है ज्यादा देखने को मिलेगा। समझ गए इतना? तो पदार्थ के घनत्व के बढ़ने से तरंगों की गति में भी वृद्धि होती है। ये यहां पर एक नोट लिखा गया है कि जैसे जैसे पदार्थ के घनत्व की बढ़ता है, घनत्व उसका बढ़ाया जाता है, तो तरंगों की गति, मैंने आपको बताया था घनत्व जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गति के। इसका एक परिप्रेक्ष्य में आप समझ जाइए कि ये हमारी पूरी पृथ्वी है, और जैसे जैसे नीचे आप जाएंगे क्या होगा, उसका घनत्व जो होता है बढ़ता चला जाएगा। वो क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो है वहां पर कम होता हुआ चला जाएगा। फिजिक्स से लिया गया है ये चीज, ओके। और जब वो नीचे जाएगा तो उसका घनत्व जो होता है वो बढ़ता जाएगा, और घनत्व बढ़ने के साथ साथ उसका गति भी जो है इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि पदार्थ के घनत्व के बढ़ने से तरंगों की गति में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। अब क्या है दूसरा पॉइंट, तरंगों की तीव्रता। ये मैं आपको बता ही चुका हूं, PSL, इनका जिक्र आप उसमें अच्छे से कर दीजिएगा, बार बार बताने का कोई महत्व नहीं होगा, इससे आपके वीडियो ही आगे बढ़ेगी, टाइम भी इसमें लॉस होगा। तो आप पुराना वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सारा जिक्र करा हुआ है। भूकंप की गहराई, इसका भी मैंने अभी आपको जिक्र कर दिया था, पूरा वहां पर छिछले, मध्यम और गहराई वाले जो हैं भूकंप का जिक्र कर दीजिएगा। 30 किलोमीटर और 70 किलोमीटर, 70 से लेकर के फिर 300 किलोमीटर, 300 से 700 किलोमीटर का पूरा वहां पर जिक्र कर दीजिएगा। पर्यावरण भी इसमें जिम्मेदार होते हैं तीव्रता को प्रभावित करने में। वो कैसे? जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहां पर भूकंप आने की संभावनाएं जो होती हैं वो कम होती चली जाती हैं। समझ गए इतना? तो ये होता है पर्यावरण। और जहां पर मरुस्थलीकरण जैसा प्रभाव होता है, जहां पर मानवीय गतिविधियों की वजह से वहां पर पेड़ पौधे काट दिए गए हैं, कंक्रीट के वहां पर दीवारें दिख रही हैं हर जगह, तो वहां पर भूकंप के आने की संभावना जो होती है बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये था भूकंप की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा या एक स्नैपशॉट इसका ले लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहां तक तो था भूकंप के बारे में, ओके। अब चलते हैं ज्वालामुखी क्रिया के बारे में। ज्वालामुखी के बारे में हम जानेंगे क्या होता है ज्वालामुखी, उसके कितने टाइप होते हैं, विश्व में ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्रभावित कौन कौन से क्षेत्र हैं, उनका क्या कारण है, उनका क्या प्रभाव है, उनका सब कुछ हम जानेंगे। कुल मिलाकर के ज्वालामुखी का पोस्टमार्टम कर डालेंगे। ध्यान से करिएगा तभी तो समझ में आएगा, कहीं हाथ न जला दीजिए, मैग्मा में उंगली डाल देंगे तो उंगली सीधे नीचे नजर आएगी। फिर ऐसे पोस्टमार्टम करिए कि आप भी खुश रहें, एग्जामिनर भी खुश रहें, ओके। एक्स्ट्रा अपना दिमाग उसमें मत डालिएगा। अब ज्वालामुखी क्या होता है, किसी सूरजमुखी का जिक्र नहीं कर रहे हैं कि हर जगह सुनने में आ जाता है। ज्वालामुखी एक ज्वाला से निकलता हुआ, बस उसको मुख की जरूरत है, निकला, फटा और फैल गया, उसका अलावा कुछ ऐसे ही तो इससे क्रिएट हो रहा है ना ज्वालामुखी से। तो ज्वालामुखी के लिए जो होता है, जब अंतर्जात बल की वजह से क्या होता है कि धरती के अंदर जो है परमाणुविक जो विस्फोट, यहां पर भी अंदर जो है विस्फोट होते रहते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर वहां का हाई रहता है, ओके। और इस टेम्परेचर हाई होने के बाद और जब वहां पर प्रेशर लो होता है
तो मैग्मा जनरेट होने के बाद वो ऊपर बढ़ता है और जहां पर वो सतह पाता है वहां पर वो तोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार तैयार हो जाता है भूकंप। ओके, अब इसके कितने टाइप होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ज्वालामुखी के जहां जहां प्रभावित क्षेत्र हैं, कहां कहां पर कौन से ज्वालामुखी आए, अभी प्रेजेंट टाइम पे सुर्खियों में भी जहां जहां आए हैं उनका भी मैं जिक्र कर दूंगा, क्योंकि यूपीएससी जो होता है वो सुर्खियों वाला ज्यादा लेगा। आपके रटे रटाए पुराने वाले तो वो तो कुछ पॉइंट आप लिख दीजिए चल जाएगा, लेकिन सुर्खियों वाला भी ध्यान देना ज्यादा ज्यादा जरूरी रहेगा, तभी तो आप जान पाएंगे या एग्जामिनर जान पाएगा, ये यूपीएससी समझ पाएगा कि आप कैसे प्रेजेंट टाइम में कनेक्ट हैं। ओके, इसलिए जो भी घटनाएं हो रही हैं उनसे जुड़े रहिए, उनको जानते रहिए, फिर कारण और प्रभाव के बारे में जानेंगे। अब देखिए ज्वालामुखी प्रक्रिया, ये एक डेफिनेशन प्यारा सा दिया गया है। ज्वालामुखी प्रक्रिया जो होती है ये अंतरजात आकस्मिक भूसंचलन, हर एक पॉइंट का अपना महत्व होता है। अंतरजात आकस्मिक भूसंचलन, बहुत ही तीव्र गति से जो भूसंचलन हो रहा होता है उससे संबंधित एक ऐसा संयुक्त प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत मैग्मा की उत्पत्ति के बाद मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक परतों को, ध्यान दीजिएगा, मैग्मा की उत्पत्ति के बाद मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ती हुई सतह की ओर आते हैं, जिससे अंततः सतह पर जो है लावा के रूप में, क्योंकि जब तक वो नीचे रहेगा वो मैग्मा कहलाएगा और जब ऊपर आ जाएगा तो वो लावा का रूप ले लेता है। ओके, लावा के रूप में उद्गार के कारण ज्वालामुखी स्थलाकृतियां तैयार होती हैं या निर्माण होता है। ज्वालामुखी भी कई तरीके के डिजाइन के होते हैं। प्रकृति अपने कुछ विनाशकारी रूपों का भी डिजाइन करके रखा है। जरूरी नहीं कि एक ही ज्वालामुखी देखा, हाँ बस कि ज्वालामुखी का मुंह खुला रहता है उसमें आग निकलती रहती है, वही होता है ज्वालामुखी। हर एक ज्वालामुखी की कुछ ना कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ ना कुछ उसके विशेषताएं होती हैं, तो इसको हम जानेंगे। अब ज्वालामुखी के कारण क्या होता है, कॉजेज ऑफ वोल्केनिज्म। पृथ्वी के आंतरिक परतों में मैंने बताया था ना, रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन, जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनका विघटन होता रहता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन के फलस्वरूप अत्यधिक तापमान, हाई टेम्परेचर जो होता है, अत्यधिक तापमान के कारण संवहन धाराओं की, अब देखिएगा जमीन है, धरती के अंदर रेडियो एक्टिव तत्वों का जो होता है विघटन हो रहा है, वहां पर टेम्परेचर हाई हो रहा है, चट्टानें वहां पर गलना शुरू हो गई, एक मैग्मा का निर्माण क्रिएट हो रहा है और फिर संवहन धाराओं के रूप में वो ऊपर बढ़ती हुई जाएंगी। ओके, बन रहा है ना इमेज दिमाग में। संवहन धाराओं की उत्पत्ति होती है जो प्लेट के संचलन हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायी होती हैं। ओके, फिर जब ये ऊपर आती हैं तो प्लेटों में जो होता है वो संचलन होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए जो उत्तरदायी होती है वही क्या होता है, वही हो जाता है प्रमुख रूप से इसके कारणों में गिना जाता है ज्वालामुखी के। संवहन धाराओं के, इतना समझ गए ना आप, संवहन धाराओं के प्रभाव से प्लेटों में तीन तरीके के संचलन होते हैं, जिसका मैंने पुरानी वीडियो में प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के तहत आपको बता दिया था, जिसमें मैंने आपको डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और पैरेलल जो मूवमेंट हो रहा था उसका पूरा विवरण दिया था। समझ गए ना। अपसारी ऐसे बनेगा, अबसारी ऐसे होगा और समानांतर कुछ ऐसे चलेगा। हर एक चीज को आप अपने ही हाथों से बनाते हुए चलिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपसारी, अबसारी और समानांतर, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और पैरेलल, समझ गए ना। तो संवहन धाराओं के प्रभाव से प्लेटों में जो होता है इसमें अपसारी, अभिसारी और समानांतर प्लेट संचलन संपन्न होती है, किंतु ज्वालामुखीयता में से केवल, ये पॉइंट याद रखिएगा, अपसारी और अभिसारी प्लेट संचलन का ही संबंध है, समानांतर से ज्वालामुखी का कोई संबंध नहीं है।
अब समानांतर में ऐसे ही हो रहा है, तो उसमें कहां से फूटेगा, कहां से बहेगा, कहां से उसमें क्या कहा जाता है लावा निकलेगा। जब निकलेगा ही नहीं कोई चीज तो ज्वालामुखी बनकर कहां से तैयार होगा, वो तो बस ऐसे ही ऐसे घर्षण करता रहेगा। ओके, बस उसका और कोई कुछ काम रहता नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का जो है क्षरण नहीं हो रहा होता है, तो वो इसके दायरे से बाहर हो जाता है। लेकिन इसमें अपसारी और अपसारी प्लेट संचलन का इफेक्ट देखने को मिलता है, उससे संबंधित होता है। तो ये था ज्वालामुखीयता के कारण, कॉजेज ऑफ वोल्केनिज्म। इतना समझ गए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और एक डायग्राम भी आप बनाते हुए चलिए, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। हर एक पॉइंट का अपना एक महत्व है, और उसी एक महत्व को बताते हुए आप अपना डायग्राम बनाइए कि संवहन धाराएं यहां पर लिख दिया करिए तो और सही रहेगा। ये संवहन धाराएं हो गई, ओके, और यहां पर अपसारी और अभिसारी मूवमेंट के बारे में जिक्र कर दीजिए, बल के बारे में जिक्र कर दिए, संपीड़न और तनाव मूलक बल लिख दीजिए यहां पर, ओके, और यहां पर लिख दीजिए मैग्मा, और ब्रैकेट में लिख दीजिए हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। समझ गए ना इतना? तो ऐसे अगर आप एक डायग्राम बनाते हुए चलेंगे तो आप बड़े आसानी से इसको डिक्टेट भी कर पाएंगे, और रटने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना रटे भी हर चीज हो सकता है, और ज्योग्राफी उसी का नाम होता है। तो इसका बना लीजिए एक डायग्राम इसका अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी तो आपको इसका पीडीएफ मिल ही जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। ज्वालामुखी के प्रकार, ये क्या है? कुछ उनकी भी तो क्वालिटी है, कुछ उनकी भी तो विशेषताएं हैं। विस्फोटकता के आधार पर हर एक ज्वालामुखी जो होता है, कुछ तो बहुत आराम से विस्फोट करते हुए चलेंगे कि उसका पता भी नहीं चलेगा, और कुछ तो तुरंत निकलेंगे, फटे एकदम से टूट गए। समझ रहे हैं? तो एक होता है शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया, और एक होता है केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया। अब शांत दरारी जो प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया होती है, इसमें ये दो चट्टानें हैं, और इनके बीच जो है अभिसारी मूवमेंट हो रहा है, ओके, संपीड़न बल यहां पर वर्क कर रहा है। तो और मेन चीज जो होता है, ये मैं आपको केंद्रीय वाले का बता रहा हूं अभी। तो जो मेन विस्फोटक, इसका मेन ज्यादा हाई विस्फोट होने का मुख्य कारण क्या है वो जान लीजिए। मैंने इसे आपको जब अग्नेय चट्टानें पढ़ाई थी तो ये उससे संबंधित है। पुराना वीडियो अगर ध्यान से सुने होंगे तो मैंने बताया है, हर एक वीडियो दूसरे वीडियो से इंटरकनेक्ट होता है इसमें। अब उसमें मैंने आपको अग्नेय चट्टानों में मैंने बताया था अम्लीय और क्षारीयता के कुछ गुण के बारे में, जिसमें मैंने कहा था सिलिका की मात्रा जिसमें ज्यादा होगी उसमें क्या होता है, वो मैग्मा गाढ़ा होगा, उसमें गाढ़ापन ज्यादा होगा, वो जो होता है अम्लीय नेचर का शो कर रहा होता है, ओके। लेकिन उसका जो घनत्व होता है वो कम होता है। तो इसमें इन दो पॉइंट को आप समझे रहिएगा। सिलिका की जब मात्रा ज्यादा होती है चट्टानों में तो वो गाढ़ा ज्यादा होगा, गाढ़ा और अम्लीय नेचर का शो कर रहा होगा। तो ऐसे जब मैग्मा ऊपर आती हैं, और चूंकि यहां पर संपीड़न बल वर्क कर रहा है, एक अपसारी कर रहा है, तो उसे जब तोड़ती हैं तो बहुत ही पावर के साथ तोड़ते हुए चलती हैं, ओके। यहां से मैग्मा जनरेट हुआ, इसे तोड़ा, वो ऐसे एकदम लगा हुआ है कठोर, वो कह रहा है टूटो टूटो, वो कह रहा है नहीं तोड़ेंगे, हम नहीं हटेंगे, वो कह रहा है नहीं मैं तोड़ के रहूंगा, और फिर आएगा और जोर से मारेगा उस पर, और फिर ब्लास्ट हुआ। और जब ये ब्लास्ट होता है तो ये जैसे कि एक ज्वालामुखी है, यहां पर ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद इसके अंजड़ पंजड़ कहीं चले जाएंगे, भाग जाएंगे, ओके। अब इसमें
ये जैसे यहां से, दूसरे पेन से मैं दिखा देता हूं, यहां से मैग्मा आया, इसको यहां पर तोड़ा और फिर यहां से पूरा राख के साथ साथ और भी कई गैसों के साथ साथ ये लावा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ओके, ये मैग्मा आ रहा है यहां पर और ये लावा बाहर निकलता है और इसके साथ साथ कई प्रकार के गैसेस भी वहां पर निकलते रहते हैं। यहाँ पर एक गुब्बार सा बन जाएगा, कई गैस यहाँ पर निकलेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा जो होता है जल वाष्प होता है। फिर उसके बाद इसमें जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा और नाइट्रोजन गैस भी निकलता है और भी कई गैसेस यहाँ से निकलते रहते हैं। ओके, दिख रहा है ना डायग्राम अच्छे से? तो ये इस प्रकार यहां से टूट के निकलता रहता है और जो इसमें बड़ी चट्टानें टूट कर निकल रही होती हैं, जो इसमें जैसे कि ये बड़ी चट्टान यहां से टूटी और ये निकल रही है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए जल्दी से। इसको बोला जाता है पाइरोक्लास्ट। पाइरोक्लास्ट ज्वालामुखी क्रिया के तहत जो बड़े आकार की चट्टानें बनती हैं, टूटती हैं, उन्हें पाइरोक्लास्ट कहा जाता है। ओके, या जो मैग्मा जम के निकलता है बड़े आकार का, वो पाइरोक्लास्ट होता है। और जो छोटे छोटे आकार के मैग्मा जम के निकलते हैं बाहर, ओके, तो वो बोले जाते हैं, लैपली के नाम से जाने जाते हैं। ये कब होता है? ये जब मैग्मा होता है, ये बाहर निकल गया, जमा, बड़े आकार में जमा तो काइलोक्लास्ट बोल दीजिए, छोटे छोटे में जमा, मटर के आकार में जमा तो लैपली बोल दीजिए। कुछ इस प्रकार ये होता है। तो ये इसमें बाह्य कारक भी जिम्मेदार हो जाते हैं। इतना समझ गए ना? इसको बना लीजिएगा, सिलिका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गाढ़ापन और अम्लीयता के होता है और तभी तैयार होता है हमारी अग्नीय चट्टानें। फिर उसमें अपर्दन होगा, निक्षेपण होगा, ये सब क्रियाएं उसमें होती रहती हैं। अब शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी में क्या होता है? ये ज्यादातर आपको मिलेगा समुद्री इलाकों में। ये पूरा फैला हुआ है समुंदर। यहां पर आपको मैंने डायग्राम बनाया ही था, यहां पर अब सारी मूवमेंट हो रहा है, टेंशन फोर्स वर्क कर रहा है। तो चूंकि ये ऐसे खिसता हुआ जा रहा है, तो यहां पर जो मैग्मा निकलेगा उसको ज्यादा प्रेशर निकालने की जरूरत नहीं होगी। खुद चट्टान कह देगा भैया आप निकल जाओ, मैं आपको पूरी जगह दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा मेन कारण, चूंकि ये पेरिडोटाइट होता है, पेरिडोटाइट, इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर मैंने बताया था आपको, ये एक क्षारीय नेचर को शो कर रहा होता है, क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा जो होती है कम होती है, तो ये कम गाढ़ा होता है। इससे बना हुआ जो मैग्मा होता है, इसके गलन से जो मैग्मा तैयार होगा वो कम गाढ़ा होता है। और यही जब मैग्मा, पतला मैग्मा जब ऊपर आता है और फैलता है, तो ज्यादा इसको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बेसाल्ट चट्टानों का यहां पर निर्माण कर देता है। ओके, और ऐसे ही ये मैग्मा निकलता रहता है, उसकी चौड़ाई बढ़ती चली जाती है। मैग्मा निकला, बाहर निकला, फिर वो जमा, फिर निकला, फिर जमा। तो इस प्रकार जो सागर के अंदर है, वो मैदानी क्षेत्र, वो जो भ्रंश घाटी है, वो लगातार फैलता हुआ चला जा रहा है और जिसकी वजह से वहां पर रचनात्मक प्लेटें बनकर तैयार होती हैं। यानी कि वहां पर हमेशा हमेशा कहने का मतलब बहुत ही स्लो प्रोसेस में कभी कभी होता है, कभी नहीं हुआ, कभी हुआ, तो वहां पर जो होता है नए नए प्लेटें बनती शुरू हो जाती हैं। निकला, बेसाल्ट के रूप में उसका जमा होता चला जाता है। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए तो रचनात्मक प्लेट कहां पर क्रिएट होते हैं, तो वो आपको महासागरों के भ्रंश तल पर देखने को मिल जाएंगे। समझ गए ना इसको अच्छे से? तो ये था शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी और केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी। अब आते हैं वितरण के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया गया है।
एक होता है प्लेट सीमांत ज्वालामुखीयता और दूसरा होता है अंतः प्लेट ज्वालामुखीयता। प्लेट सीमांत वही चीज अपसारी और अवसारी वाला मूवमेंट के तहत इसमें बता दीजिएगा आप। प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट में जैसे मैंने आपको बताया ही था पूरा विवरण के अपसारी प्लेट का, सेम वही चीज हर जगह फॉलो हो रही है, समझ रहे हैं। डाइवर्जेंट हो रहा है, टेंशन फोर्स यहां पर वर्क कर रहा है, संवहनीय धाराओं के तहत मैग्मा ऊपर निकल रहा है और भ्रंश घाटी जो होती है वो चौड़ी होते हुए चली जा रही है और ये लावा के रूप में बाहर निकलता है और बेसाल चट्टानों के रूप में उसका जमा होता हुआ चला जाता है और एक रचनात्मक प्लेट बनकर तैयार हो जाती है। वो अपसारी में लिख दीजिएगा, अपसारी में एक डायग्राम बना दीजिएगा। अपसारी का कैसे बनाएंगे इसका भी मैंने आपको बताया था, कैसे वलित पर्वतों का उसमें आपको निर्माण करते हुए दिखाया गया था। जैसे कि ये एक प्लेट हो गया, थोड़ा अच्छा डायग्राम बना देता हूं। ये जो होता है ये अधिक घनत्व वाला प्लेट हो गया और ये जो होता है जिसकी मोटाई भी जाता है ये कम घनत्व वाला होता है। ये महासागरीय है, महासागरीय है और ये महाद्वीपीय प्लेट है। एग्जाम्पल के साथ बताऊं, इसे मान लीजिए ये प्रशांत महासागर का है और ये मान लीजिए ये यूएसए है। अब जीत जाएगा, टकराता है आपस में, टकराने के बाद अधिक घनत्व वाला प्लेट जो होता है वो नीचे चला जाता है और नीचे जाने के बाद हाई टेम्परेचर की वजह से वहां पर गलन होने से मैग्मा क्रिएट होता है। ओके, और यही मैग्मा जो होता है जब लो प्रेशर जनरेट होता है तो ये ऊपर निकलता है और जहां भी इसको जगह मिलता है वहां से ये तोड़ता हुआ ऊपर निकल आता है और फिर लावा का प्रसार हो जाता है और कुछ इस प्रकार ऐसे निकलते 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 ये एक ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। ओके, ये हम निकाल देते हैं, अग्नि यहां से निकल रहा है लावा, समझ गए, जो कि कई गैसेस का समूह होता है। संवहनीय धाराएं हो गई, ये था मैग्मा, ये था ज्वालामुखी, एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, जो भी आपको सही लगे लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार तैयार हो जाता है एक ज्वालामुखी, जो कि अपसारी प्लेट का एग्जाम्पल लिए होता है क्योंकि इसमें प्लेटें कुछ इस प्रकार गमन कर रही होती हैं, एक दूसरे के पास आ रही होती हैं, समझ रहे हैं। तो ये था अपसारी प्लेट के अंतर्गत। तो इसे बकायदा ऐसे डायग्राम बनाते हुए इसको आप समझा दीजिएगा। अब क्या है तीसरा पॉइंट, दूसरा जो इसमें बताया गया है अंतः प्लेट ज्वालामुखीयता। इसमें बताया गया है ज्वालामुखी रेखा और ज्वालामुखी गुच्छे के बारे में। इसका मैं अभी डेफिनेशन आपको लिखवा दूंगा आगे, पहले एक इसको समझ जाइए। इसमें जिम्मेदार होता है हॉट स्पॉट, समझ रहे हैं, प्लेटों से दूर हॉट स्पॉट जो होता है जहां पर टेम्परेचर हाई बहुत ज्यादा होता है, जहां पर मैग्मा क्रिएट हो रहा होता है, वहां से कैसे ज्वालामुखी बन रहा होता है और कैसे उसके जरिए यह पता किया जाता है कि हमारी पृथ्वी में मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, वो पूरा विवरण आपको देखने को मिलेगा अंतः प्लेट ज्वालामुखीयता में। कैसे वो, उसमें जैसे कि ये बना लीजिए आप एक डायग्राम सरफेस और कहीं यहां पर छोटा सा एक बना लीजिए, यहां पर बड़ा सा बना दीजिए एक सिंगल हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट, और यहां पर छोटे छोटे हॉट स्पॉट बना लीजिए। ओके, अब
यहां पर क्रिएट हो गया है मैग्मा। हाई टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा यहां पर भी मैग्मा जनरेट होगा। अब क्या होगा, यही मैग्मा जो है जब हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पा रहा होता है, खासकर लो प्रेशर जब पाता है, तो संवहनीय धाराओं के द्वारा ये ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है। ये मैं अभी सिंगल स्पॉट वाले के बारे में बता रहा हूं। तो जब ये ऊपर पहुंचता है संवहनीय धाराओं की वजह से, यहां पर पूरा रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन हो रहा होता है। ऐसे ही डायग्राम बना दीजिए, आप समझ जाएंगे अच्छे से, एग्जामिनर भी अच्छे से समझ जाता है फिर, और आप उसके एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से डिक्टेट भी कर पाएंगे फिर। अब ये संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद जहां पर ये बन गया एक छोटा सा प्यारा सा ज्वालामुखी, और फिर यहां से ये यहां पर इंपैक्ट डालेगा और लावा के रूप में वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अभी ये ज्वालामुखी रेखा नहीं कही जाएगी। क्यों? अभी तो आपको केवल एक ही तो ज्वालामुखी वहां पर दिख रहा है, तो ज्वालामुखी रेखा क्यों कहेंगे उसको, एक लाइन क्यों कहा जाएगा उसको। अब इसमें क्या होता है कि समय के साथ साथ इसमें चेंजेस होता शुरू हो जाता है। अब क्या, ध्यान से देखिएगा मैं कैसे डायग्राम को आगे बढ़ा रहा हूं। इसमें जो सरफेस एरिया है या जो हमारा स्थल मंडल है, वो दुर्बल मंडल के ऊपर जो है मूवमेंट हो रहा है उसका आगे की ओर या पीछे की ओर, वो डायरेक्शन जिस पे डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो स्थल मंडल दुर्बल मंडल के ऊपर एक मूवमेंट हो, विस्थापन होता रहता है। तो जैसे कि ये आगे की ओर बढ़ा, तो ये ज्वालामुखी जो है यहां से खिसक गए यहां पर, इसका नाम दे दिया ए। जो पहला वाला जो ज्वालामुखी था ए नाम दे दिया। अब यहां पर बन गया एक दूसरा प्यारा ज्वालामुखी बी। और ये एक दिन, एक साल, 10 साल या 50-100 साल की घटना नहीं होती है, इसमें हजारों साल लग जाते हैं, तब जाकर के ये रेखा आपको देखने को मिलेगी। अब क्या हुआ, फिर से इसमें मूवमेंट हुआ। इसी के द्वारा जो होता है, जो भूगोलवेत्ता होते हैं, जो जानकार होते हैं, वो ये तय करते हैं, इसका एक मैप बनाया जाता है, इसका एक मानचित्र, एक खाका तैयार किया जाता है। फिर उन्हें पता चलता है कि किस प्रकार हमारी धरती किस डायरेक्शन में मूवमेंट करते हुए जा रही है। अब साल दर साल ऐसे बीतते चले गए। अब इसमें क्या हुआ, अब ये दोनों ब्रदर जो हैं वो आगे चले आएंगे। ये ए वाले थे, ये बी वाले थे, और यहां पर उनका एक छोटा बच्चा आ जाएगा सी ज्वालामुखी। अब देखिए कैसे वो धीरे धीरे एक सीक्वेंस में बनता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि उनका जो हॉट स्पॉट था वो इकलौता सिंगल एक था। तो इस प्रकार तैयार होता है ज्वालामुखी रेखा। ऐसे सो ऑन एकदम, मतलब पीछे की ओर बनाएंगे, यहाँ ए, फिर ऐसे 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 बनता हुआ चला जाएगा। ओके, तो एक लाइन में आपको वो ज्वालामुखी नजर आएंगे। ओके, जैसा कि आप बचपन में कई फोटो में बनाए होंगे, टीचर ने कहा कि एक झरना और एक पहाड़ बना के दिखा दो, आप तो बना के दिखा दिए। कुछ महान कलाकार होते हैं उसमें ज्वालामुखी भी दिखा देते हैं। तो भैया समझ भी जाइए कि आखिर वो सीधी रेखा में ही वो क्यों बनती हुई चली गई है। उनका मेन पॉइंट जो था वो क्या था, एक सिंगल हॉट स्पॉट था, तभी वो रेखा बनकर तैयार हुई, तभी वो लाइन, एक ही लाइन में वोल्केनो तैयार हुआ है। ये है वोल्केनिज्म का एक प्रकार। अब इसमें दूसरा जो छुपा हुआ है गुच्छा, वो कहेगा मुझे भी तो अब शामिल कर लो, तुम तो रेखा में ही डूब गए हो। मैं किसी हीरोइन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, कोई मेरे ऊपर मानहानि की दावा प्लीज मत ठोकिएगा। अब देखिए यहां पर जो है कई हॉट स्पॉट हैं, और सब में इतना ज्यादा मैग्मा है कि वो ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ये हॉट स्पॉट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे सो ऑन एंड जितना भी इसमें है होता है। फिर यहां पर भी संवहनीय धाराएं होती हैं, ये भी हर जगह से ऊपर उठना शुरू होती हैं। और ये
अपसारी या अपसारी मूवमेंट के जरिए उसमें तोड़ते हुए ऊपर की ओर बढ़ती हैं, और ऊपर बढ़ने के बाद ये जहां जहां पर जो हॉट स्पॉट रहता है वहां वहां पर ये बन जाती हैं। ओके, इसका अगर 3D डिजाइन बनाना हुआ तो कैसे दिखेगा आपको, ये हमारा वो पृथ्वी हो गया, एक यहां पर बनेगा, एक यहां पर बनेगा, एक यहां पर बनेगा, एक यहां पर बनेगा, एक यहां पर, एक ये छोटा सा बेटा उसका यहां पर बन जाएगा। तो कई हॉट स्पॉट से तैयार हो जाता है, जो होता है कई ज्वालामुखी जो है बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये एक गुच्छे के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे, तो वही कहलाता है वोल्केनिक क्लस्टर या ज्वालामुखी गुच्छा। और लाइन में बने तो वोल्केनिक लाइन बोला जाएगा उसे। समझ गए इतना अच्छे से? अब इसका डायग्राम आप बना लीजिएगा, मैं अभी तो इसको मिटा देता हूं। परिभाषा मैं अभी आपको आगे दिखा दूंगा इसकी। सक्रियता के समझ जाइए, वो मेन है, बाकी तो रटता पूरी दुनिया है। जो समझा वो आगे बढ़ गया, और वो सिर्फ यहीं पर ही समझा जा सकता है। सक्रियता के आधार पर इसमें क्या क्या होता है। अब कुछ वोल्केनो जो होते हैं एक्टिव मोड में रहते हैं, कितना ज्यादा गुस्साए रहेंगे कि हमेशा कहेंगे नहीं मैं तो हमेशा शांत तो मैं रहूंगा ही नहीं, हमेशा मैं फटता रहूंगा। ऐसा लगता है कि उनका गुस्सा जो है उनके नाक पर बैठा हुआ है। कुछ जो होंगे डोरमेंट होंगे, वो कुछ दिन फटेंगे फिर एकदम शांत हो जाएंगे, फिर फटेंगे फिर शांत हो जाएंगे। उनके बीच तो यही लगा रहता है। उनके जो भाई बंधु होते हैं वो भी वैसे ही चलते रहते हैं, और जो शांत ज्वालामुखी होंगे वो सोते रहेंगे। हमेशा उनको बस सोने का ही काम कर दो, कि वो कह दिए कि अब मैं हार गया हूं, मेरे अंदर कोई भी मैग्मा नहीं रह गया है, मैं अब शांत अवस्था में जा चुका हूं। ओके, तो ये होता है सक्रिय, सुसुप्त और शांत ज्वालामुखी। समझ गए ना? एक इमेजिनेशन पावर से आप इसको समझ जाइए अच्छे से। सक्रिय ज्वालामुखी लगातार दहकता रहता है, लगातार उबाल होता रहता है। इसमें किसी भी प्रकार की शांत रहने की गुंजाइश नहीं होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी के बारे में आपने सुना होगा। कौन कौन से हैं? एक स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, ये कहां पर है? ये आपको इटली में देखने को मिलेगा। और इससे जो होता है प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा दहकता रहता है, इसमें हमेशा लावा निकलता रहता है। आप इटली जाइए, वहां पर देखिए इस स्ट्रोम्बोली को, और या तो आप इसका एक वीडियो देखिए, कितना भव्य नजारा रहता है, पूरा रात का नजारा रहता है। लेकिन एक प्रकाश नजर आएगा, वो इस ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा का प्रकाश नजर आता है, वहां से निकलने वाली गर्मी का प्रकाश नजर आता है, जो कि एक भव्य और एक विहंगम दृश्य आपके सामने उपस्थित कर रहा होता है। समझ रहे हैं ना? अब इसके अलावा और कौन कौन से ज्वालामुखी हो जाते हैं? एक तो हो गया स्ट्रोम्बोली हो गया, एक आपको मिल जाएगा कोटपैक्सी। ये कुछ पुराने ज्वालामुखी हैं, नए नहीं है, मैं नए भी अभी आपको बता दूंगा। इसके लिए आपको इक्वाडोर जाने की जरूरत पड़ेगी। इक्वाडोर का नाम जानते हैं क्यों इक्वाडोर जैसा लगा है? इक्वेटर पे ही पास है, इसीलिए उसका नाम इक्वाडोर हो गया है। समझ रहे हैं? तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो होता है वो वहां पर पाया जाता है। इसके अलावा जापान में भी कई ज्वालामुखी पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में ज्वालामुखी पाए जाते हैं, वो आप देख लीजिएगा। और जो सुसुप्त, मैं भी आपको लेटेस्ट ज्वालामुखी के बारे में बताऊंगा। सुसुप्त में आपको फ्यूजियामा देखने को मिलेगा। भारत का तो जान ही लीजिए, बैरन। बैरन ज्वालामुखी जो होता है ये भारत में आपको देखने को मिलेगा। ग्रेट निकोबार से ये 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको देखने को मिलेगा। और ये केवल एक बार नहीं फटा है, ये कई साल दर साल ये फटा है। और जो होता है, लेकिन आप उसको सुसुप्त ज्वालामुखी नहीं बोल सकते हैं, या वह उसको आप जो होते हैं शांत ज्वालामुखी नहीं बोल सकते हैं। वो लगातार एक रूप से फटता ही रहता है, उसमें अंगारे निकलते रहते हैं। और ये ग्रेट निकोबार के 145 किलोमीटर के लगभग आसपास पाया जाता है।
तो ये केवल एक बार नहीं, हमेशा इसमें विस्फोट होता हुआ जाता ही है। तो ये था बैरन द्वीप वाला जो मैंने बताया था वो सक्रिय। और सुषुप्त ज्वालामुखी में जो होता है, इसमें जापान वाला याद रख लीजिएगा, जापान का एक इसमें याद कर लीजिएगा, विषुप्स विश्व ये सिसिली पर है। ओके, विशुवियस। इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, समझने का तरीका मैं बताऊं, लगातार उसमें जो होता है विष निकलता हुआ चला जा रहा है। ओके, तो ये था कुछ उसके ज्वालामुखी। और कौन कौन से ज्वालामुखी होते हैं, कुछ और दिमाग में लाइए। कुछ आया? इसमें माउंट एरेबस भी एक याद कर लीजिएगा, माउंट एरेबस। ये भी कभी कभी एग्जाम में जो होता है आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, कहां पर पाया जाता है ये, गेस करिए। ये जो होता है सबसे ठंडे इलाके में पाया जाता है। अब समझ में आया? ये पाया जाता है अंटार्कटिका पे। माउंट एरेबस एक दहकता हुआ ज्वालामुखी, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। ये अंटार्कटिका में पाया जाता है, माउंट एरेबस। इसे बताना काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, और भी कुछ गेस करिए। भारत में भी एक पाया जाता है सुषुप्त ज्वालामुखी, उसका क्या नाम है? उसका नाम है नारकोंडम। ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो होता है सुषुप्त ज्वालामुखी के तहत आता है। कभी दहका कभी शांत हुआ, कभी दहका कभी शांत हुआ, कुछ इस प्रकार इसमें क्रियाएं जो होता है होती रहती हैं। ओके, इतना पहले नोट कर लीजिए आप। और शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी जो अभी तक कभी, जैसे कि किलिमंजारो का एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, जिसके लिए आपको अफ्रीका जाना पड़ेगा, केन्या तंजानिया के पास आपको जाना पड़ेगा, वो शांत अवस्था में ही पड़ा हुआ है। ओके, ओजेस डे सेलेडो देख लीजिएगा, सबसे ऊंचा, वो भी एक रूप से शांत ही है। तो ये कुछ शांत ज्वालामुखी हैं। अब मैं लेटेस्ट वाला मैं आपको बताता हूं, वेकारी ज्वालामुखी। ये क्या होता है? वेकारी ज्वालामुखी और माउंट रुआ पेहू ज्वालामुखी, इसे नोट कर लीजिएगा। न्यूजीलैंड में अभी हाल ही में ये दो ज्वालामुखी फटे हैं। ये दोनों जो हैं सक्रिय एक्टिव वोल्केनो में आते हैं। एक है जापान में सुकाराजिमा ज्वालामुखी, सुकराजिमा, ये भी एक्टिव मोड में ही है। ओके, ये भी एक्टिव मोड में था। तीसरा है संगे ज्वालामुखी, ये भी इक्वेडोर में। ये 2021 के करीब ये फटा था संगे ज्वालामुखी। ये तो 2022 में ही इसके असर फटने के दिखे हैं अभी। और चौथा जो है ये है माउंट नीरा गोंगो ज्वालामुखी। ये करंट अफेयर है आपका, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। ये भी एक प्रकार का एक्टिव ज्वालामुखी है। और एक है फुकुतोकू ओकानोवा सबमरीन ज्वालामुखी, ये जापान में, ये अभी हाल ही में 2022 में ही इसका विस्फोट हुआ था। तो ये ज्वालामुखी जरूर नोट कर लीजिएगा। इसका क्वेश्चन आपसे यूपीएससी जरूर पूछ सकता है, 100% पूछ सकता है। वो आपसे मिलान कराने के लिए पूछ लेगा, या आपको क्या कहा जाता है कि पूछ लेगा वेकर ज्वालामुखी कहां पर है, या उसके बारे में पूछ लेगा, उसकी विशेषताओं के बारे में पूछ लेगा कि एक्टिव है या डोरमेंट है, या सुषुप्त अवस्था में पहुंच चुका है, शांत अवस्था में पहुंच चुका है। इस पर वो क्वेश्चन आपसे पुटअप जरूर करेगा, ये याद रखिएगा। ये अभी सुर्खियों में चल रहे हैं ये 5 ज्वालामुखी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ज्वालामुखी के प्रकार। जब कभी, अब यहां पर क्या कहा जाता है, मैंने जो भी आपको समझाया था उसका एक डिफिनेशन के रूप में यहां पर आप नोट कर लीजिएगा। समझा तो मैंने पहले दिया ही था। इसमें जब कभी अम्लीय या गाढ़ा मैग्मा, अब उसको आप खुद समझिएगा, अम्लीय और गाढ़ा मैग्मा क्यों कहा गया है, खुद अपने दिमाग पर जोर डालिए। सिलिका की मात्रा के हिसाब से अम्लीयता और गाढ़ापन जो है डिसाइड होता है।
अम्लीय या गाढ़ा मैग्मा, इस पर मैं एक गोला खींच देता हूं और 1 स्टार देता हूं, सतह की ओर आते हैं तो केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा, यहां पर केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी की बात हो रही है, प्रक्रिया के द्वारा ग्रेनाइट, यहां पर क्रायो नहीं होगा, रायोलाइट होगा, रायोलाइट, डायोराइट और एंडेसाइट चट्टान से निर्मित। ये कौन से चट्टाने हैं, इसका भी मैंने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें जिक्र किया हुआ है। अग्नेय चट्टानों की सारी विशेषताएं थी, जिसमें मैंने ग्रेनाइट, रायोलाइट, डायोराइट, एंडोसाइट, इनमें आंतरिक कौन सी हैं, अभ्यंतरिक चट्टानें अग्नेय कौन सी हैं, बाह्य अग्नेय चट्टानें कौन सी हैं, सिलिका की मात्रा का इन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका पूरा जानकारी वहां पर दिया गया हूं। अब मैं यहां पर तो नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि वो प्रीवियस जो वीडियो है उसमें विद डिटेल के साथ मैंने उसे आपको समझा दिया है, तो उसे जरूर देख लीजिएगा। तो एंडेसाइट चट्टान से जो निर्मित संरचना होती है उसके रूप में ज्वालामुखी शंकु का फिर निर्माण होता है। शंकु यानी कोन के रूप में जो निर्माण होता है वही ज्वालामुखी होता है। दूसरा, इसमें आप विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी देखेंगे। जब क्षारीय या कम गाढ़ा मैग्मा, जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, शांत दरार या ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा सतह पर आते हैं, जिससे बेसाल्ट चट्टान से, बेसाल्ट चट्टान ये भी कैसा था, अभ्यंतरिक था या बाह्य था, ये बाह्य चट्टानों में बताया था। अब ये आप बताइए कि यह अम्लीय था या क्षारीय था, वो आप देख के बताइएगा। बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना के रूप में महासागरीय क्रस्ट या ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है। कि महासागरीय क्रस्ट हमेशा रचनात्मकता की ओर बढ़ता हुआ हमारा सागर, नए चट्टानों को जन्म देता हुआ हमारा सागर, कितनी चीजों को समा रखा है इस हमारे सागर ने, और यही सागर जो होता है नए नए गतिविधियों को जन्म दे रहा है। हमारी ये धरती जो होती है वो भी, और जितने भी ये भूगोल वेदता है, जितने भी वैज्ञानिक है, जितने भी जानकार हैं, वो भूकंप और ज्वालामुखी के जरिए ही ये पता लगाते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना वो किस प्रकार है। ओके, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि पी तरंगे जो होती हैं वो सॉलिड और लिक्विड दोनों माध्यमों से होकर गुजर रही होती हैं। बस अंतर इतना होता है कि सॉलिड में वो बहुत तेज गति से जाती हैं, लिक्विड में वो धीमे हो जाती हैं। लेकिन एस तरंगों के बारे में क्या बताया था कि वो लिक्विड में ना जाकर के केवल और केवल सॉलिड में जाती। तो उन्होंने डिसाइड किया अब किस चट्टान से कैसे वो गुजरी, जहां पर उनको ढीली, मुलायम, असंगठित चट्टान दिखी, वहां पर उनकी क्या गति रही है, और कहां पर वो ठोस चट्टान में उनकी क्या गति है, उसको पूरा लॉगरिथमिक विवरण के द्वारा उन्होंने ये जाना कि पृथ्वी के अंदर कब कौन सी चट्टान किस जगह पर कैसे फैला हुआ है, इसका पूरा विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। कोई जमीन के अंदर खोद करके नहीं घुस गया है, समझ रहे हैं, क्योंकि ये जमीन जो होती है, धरती जो होती है, इसने अपने अंदर बहुत कुछ समा रखा है, जिसको अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं है जो उसमें अंदर तक जा करके उसके एक एक लेयर के बारे में बता सके। समझ रहे हैं, जैसे कि आप एक कोर मूवी देख सकते हैं, उसमें ये चीज दिखाया गया है, जस्ट एक इमेजिनेशन पर दिखाया गया है कि कैसे मैग्मा जो कोर होता है, कोर में कैसे वो घूमता रहता है, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहां पर जनरेट हो रही होती हैं, किन किन सतहों से होकर के वो मशीन गुजर रही होती है। ये आपको द कोर मूवी में साफ साफ देखने को मिल जाएगा। तो महासागरीय क्रस्ट और ज्वालामुखी के पठार का निर्माण होता है। ये था ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में, इसको आप नोट कर लीजिएगा, एक अच्छा सा इसका नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट है अंतः प्लेट ज्वालामुखी, जिसका मैंने अभी पूरा डायग्राम के साथ आपको बताया था, कैसे लाइन के रूप में, कैसे गुच्छों के रूप में तैयार हो रही थी। उसका अब आप एक डिफिनेशन लिख लीजिए, प्लेट सीमांत से दूर, तप्त स्थल हॉट स्पॉट, ये लाइन तो कतई मत भूलिएगा, के द्वारा मैग्मा की उत्पत्ति से अंतः प्लेट ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण ज्वालामुखी रेखा या लाइन, वोल्केनिक लाइन या ज्वालामुखी गुच्छा का निर्माण होता है। इन दोनों की परिभाषा यहां पर दी गई है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय प्लेट की अपेक्षा महासागरीय प्लेट की मोटाई कम होने के कारण महासागर के, मोटाई की बात कर रहा है, कम होने के कारण महासागर के नित्तल पर अंतः प्लेट ज्वालामुखी की प्रक्रिया के होने की संभावना अधिक पाई जाती है। महासागर पर
ज्यादा इसकी संभावना देखने को मिल जाएगी। ओके, बस इसमें यहाँ का इतना कहना था। इसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, जो मैंने इसके बारे में समझाया था, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ विद डायग्राम के साथ। वहां पर ये जस्ट एक परिभाषा है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और जो मैंने वहां पर अभी आपको डायग्राम बनाया था, कैसे एक हॉट स्पॉट से कैसे जनरेट हुआ पहाड़ों का, और भूगोलवेत्ताओं ने किस आधार पर तय किया कि पृथ्वी किस डायरेक्शन में संचलित कर रही है, और कितने साल से उसका पूरा कार्बन डेटिंग विधि, यूरेनियम डेटिंग विधि के जरिए उसका पूरा पता लगाया गया। तो इससे ये पता चला कि हमारा पृथ्वी या हमारा स्थल मंडल दुर्बल मंडल के ऊपर किस डायरेक्शन में जो है संचालित हो रही है, स्थानांतरित हो रही है, विस्थापित हो रही है, या मूवमेंट हो रहा है। उन पर अपसारी या संपीड़न या तनाव मूलक बल का क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसका पूरा विवरण है। एक डायग्राम बनाइए और उस डायग्राम के स्टेप बाय स्टेप को बस समझाते हुए चले जाइए। एग्जामिनर बस उतना ही देखता है, आपके दिमाग को देखेगा कि आप रटे तो नहीं है, आपने बकायदा जैसा डायग्राम बनाया है उसका पूरा विवरण दे दीजिए। वहां पर मैग्मा कहां पर है, सामान्य तरंगे कहां पर है, रेडियो एक्टिव का विघटन कहां पर हो रहा है, अपसारी प्लेटों का संचलन हो रहा है, अपसारी का हो रहा है, तनाव मूलक का हो रहा है, वो पूरा डायग्राम बनाते हुए एक ज्वालामुखी प्यारा सा बनाइएगा, उसका मैग्मा निकालिएगा। हो सके तो उसमें थोड़ा बहुत जलवाष्प दिखा दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दीजिएगा, कुछ गैसेस निकाल दीजिएगा। ओके, इन सब का कॉम्बिनेशन बनकर तैयार हो जाएगा आपका एक अच्छा सा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ज्वालामुखी से निर्मित कुछ स्थलाकृतियां होती है। एक तो इसमें होता है लावा का पठार और एक होता है लावा मैदान। लावा का पठार का यह मतलब नहीं कि वो लावा लावा ही जैसा रह गया है, गर्म अवस्था में ही है, ठोस अवस्था में नहीं पहुंचा है। वहां पर पैर रखेंगे तो आपका पैर नजर नहीं आएगा, हाथ भी नजर नहीं आएगा, पूरा शरीर एक ही मिनट में गलकर नीचे समा जाएगा। ये होता है लावा। जब वो, अब इसमें क्या, इसकी विशेषता क्या है लावा पठार की? लावा पठार जब मैग्मा बाहर निकलता है और एक मोटी परत के रूप में लावा जो है जमता हुआ चला जाता है। ओके, मोटी परत के रूप में बाहर निकला, ये देखिए प्यारा सा लावा निकल रहा है, मोटी परत के रूप में ये जमता हुआ चला जाता है। तो इससे जो पठार तैयार होता है वो क्या कहलाता है? लावा पठार। और इसका सबसे प्यारा जो एग्जाम्पल है वो कहां देखने को आपको मिलेगा? अपने प्यारे भारत में दक्कन का पठार उसका सबसे प्यारा एग्जाम्पल है। और साथ ही साथ आप यूरोप, यूएसए में भी आप उसको देख सकते हैं, कोलंबिया का पठार। ये दो एग्जाम्पल आप जरूर जिक्र करिएगा। और एक होता है लावा का मैदान। इसमें क्या होता है? इसमें जो मैग्मा निकलता है वो पतला होने की वजह से, उसमें जो होता है सिलिका की मात्रा कम होने की वजह से जो होता है वो थोड़ा बेसिक नेचर को शो कर रहा होता है, तो वो एक पतली लेयर के रूप में फैलता हुआ चला जाता है। ओके, इससे जो स्थलाकृति तैयार होती है वो कहलाता है लावा मैदान। लावा फील्ड के नाम से उसे जाना जाता है, वो तैयार होता है। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? स्नेक रिवर का प्लेन जो होता है, स्नेक रिवर, ये इसका यूएसए में चले जाइए, वहां पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। और प्री कैम्ब्रियन सील्ड ये आपको जो है कनाडा यूएसए के पास देखने को मिल जाएगा। तो ये दो लावा मैदान के सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। लावा पठार, लावा मैदान, दोनों के बीच क्या विशेषता है, क्या अंतर है, समझ गए ना? एक की मोटाई ज्यादा हो जाती है, जल्दी ठंडा हुआ, उसका थोड़ा गाढ़ापन की वजह से जल्दी उसमें क्या कहा जाता है, धीरे धीरे जो है वो एक टू एक लेयर के ऊपर वो जमा होता हुआ चला जाता है, एक मोटी लेयर बनाता हुआ चला जाता है। ओके, और वो एक पठार का रूप धारण कर लेता है। और वहीं पर सील्ड जो होता है पतली लेयर के रूप में फैलता हुआ चला जाता है। अब ज्वालामुखी शंकु, मेरा सबसे फेवरेट डायग्राम का श्रेणी यही है। जब मैं इसको देखता हूं ज्वालामुखी शंकु को, तो मैं सोचता हूं कि ज्वालामुखी भी क्या क्या डायग्राम के बन सकते हैं, कैसे कैसे उसमें। सच में इसको पढ़ने के बाद, इसको जानने के बाद मुझे इन ज्वालामुखी से बारे में और जानने की इच्छा हुई। क्या आप, अच्छा एक चीज बताइए, जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन से परे, क्या ज्वालामुखी में अगर हम कूड़ा फेंक दें, या इतना सारा कूड़ा आजकल हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग वहां से भी हो रहा है, गंदगी हर जगह देखने को मिल जाती है, कूड़ों का तो अब पहाड़ दिखता है हर जगह। तो अगर इन सारे कूड़ों को जमा करो
और ज्वालामुखी में समर्पित कर दो, तो क्या असर पड़ेगा? ऐसा भी तो कर सकते हैं सरकार। कभी किया नहीं किसी ने, क्यों नहीं किया? कभी सोचे हैं इसके बारे में? ज्वालामुखी में जो होता है, अभी सर्वे हुआ था, कुछ लोगों ने किया था, उसमें देखा गया था कि छोटा सा ही कूड़ा फेंका गया उसमें, और इतना ज्यादा भावुक हो गया वो ज्वालामुखी कि बहुत तेज गति से विस्फोट हुआ, और वहां पर जो है आग का एक बहुत बड़ा गोला जनरेट हो गया। तो सोचिए, एक छोटे टुकड़े से इतना हो गया, अगर बड़ा सा पहाड़ कूड़े का उसमें डाल दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ जाएगा। वो कहता है ये हमारा क्षेत्र है, हमारा कबीला है, हम बाहर वाले को क्यों आने दें, हम क्यों इसमें गलन क्रिएट करें। ये था जस्ट एक इंटरवल जैसा, आपका माइंड फ्रेश करने के लिए। अब फिर से हम आते हैं ज्वालामुखी शंकु के बारे में। सिंडर संकोन, जैसा कि नाम से जाना जा रहा है, एक राख से बना हुआ ज्वालामुखी। आप कहेंगे राख से बना हुआ ज्वालामुखी, तब कैसे वो उसमें हम चल पे कैसे पाएंगे? वो ज्वालामुखी तैर मतलब कि तैयार कैसे हुआ होगा? वो तो हवा आएगा तो उड़ जाएगा, पानी आएगा तो बह जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। लेकिन ज्वालामुखी, ये जो आप डायग्राम प्यारा सा देख रहे हैं, ये है सिंडर ज्वालामुखी का ही एग्जाम्पल है। और ये ज्वालामुखी हमारे विश्व में कई जगहों पर पाए भी जाते हैं। उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं मैक्सिको में। ओके, सिंडर ज्वालामुखी जो होता है, मैक्सिको में एक माउंटेन है वहां पर, जोरेल्लो। कौन सा है? जोरेल्लो माउंटेन है, वो सिंडर ज्वालामुखी से तैयार हुआ है। और हवाई द्वीप, यहां पर तो आपको ऐसे प्यारे प्यारे सिंडर ज्वालामुखी आराम से देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको सन सैल्वाडोर में भी सैल्वाडोर में इजाल्को ज्वालामुखी वहां पर देखने को मिल जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए इसको। और इसके अलावा फिलीपींस में भी एक द्वीप है, वहां पर भी इसको आप देखने को मिल जाएगा। तो मैक्सिको, अमेरिका में तो दो जगहों पर आपको आराम से मिल जाएगा। हवाई हवाई द्वीप भी तो अमेरिका के ही एक रूप से अंडर में है ना, तो वहां पर भी देखने को मिलेगा। मैक्सिको, जोरल्लो, सैन साल्वाडोर का इजाल्को, ये सब सिंडर ज्वालामुखी के एग्जाम्पल है। जिसमें क्या होता है कि जब ज्वालामुखी जो होता है फटता है, और उसमें से जो राख निकलती है वो जमा होते हुए चली जाती है, और यही ज्वालामुखी से निकलने वाले राखों के जमाव से जो स्थलाकृति तैयार होती है, जो शंकु के आकार का शेप तैयार होता है, वही कहलाता है ज्वालामुखी, सिंडर ज्वालामुखी। लेकिन ये कोई मुलायम नहीं होता, ये काफी कठोर होता हुआ चला जाता है समय के साथ साथ। ओके, अब आते हैं पारिपोषित शंकु। सॉरी, पारिपोषित शंकु। उससे पहले मैं आपको परतदार शंकु के बारे में बता देता हूं। अब ये जो सिंडर था, जैसे कि ये सरफेस हो गया, यहां से जो दूसरा मैं पेन का इस्तेमाल कर देता हूं, यहां से राख निकली, यहां पर जमा होते हुए चली गई। फिर दूसरे राउंड में लावा यहां पर जमा होता हुआ चला गया। फिर तीसरे राउंड में फिर से राख जमा होता हुआ चला गया। फिर ऐसे सो ऑन ये चलता रहता है। यहां पर फिर ये जो था, ये लावा था, और ये जो है ये राख था, सिंडर था। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के ऊपर जमा होते हुए चले जाते हैं। इसका कहां कहां पर आपको मिलेगा देखने को? इसके लिए आपको मेरे चलता हूं मेयोन, जो कि फिलीपींस में है, वहां पर ये ज्वालामुखी देखने को आराम से मिल जाएगा। ओके, और कोई एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा हो?
परतदार शंकु के रूप में। तो मेयान अभी याद रखिएगा। और फ्यूजियामा, और कौन सा है, ये जापान में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ जो एग्जाम्पल है ये परतदार शंकु के एग्जाम्पल हैं, समझ रहे हैं। बस एक स्टेप बाय स्टेप जो है ये बनते हुए चले जाते हैं। नेक्स्ट है क्रेटर और कोल्डेरा। ये कैसे होते हैं, जब भी ज्वालामुखी फटता है तो जब छोटे आकार में यहां पर जो गड्ढा बनकर तैयार होता है वो कहलाता है क्रेटर, और जब समय के साथ साथ यही गड्ढा एक बड़े आकार का रूप ले लेता है तो वो क्या कहलाता है, कॉल्डेरा कहलाता है। ओके, क्रेटर और कॉल्डेरा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, जो ये कॉल्डेरा है इसका तो आसो है, आसो ज्वालामुखी, ये आपको जापान में देखने को मिलेगा। ये कोल्डेरा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और क्रेटर का तो आपको जाना पड़ेगा इंडोनेशिया में, वहां पर सुमात्रा द्वीप समूह पर चले जाइएगा, वहां पर आपको देखने को मिलेगा टोबो झील के पास, लेक टोबो, टोबो के पास ये देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ भारत में भी एक क्रेटर है, वो है महाराष्ट्र में। ओके, वहां पर भी ये क्रेटर उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये था क्रेटर्स के बारे में और कोल्डेरा के बारे में। अब आता है पारिपोषित या पैरासिटिक कोन। ये क्या होता है, पैरासिटिक, ऐसा लग रहा है कि कई ज्वालामुखियों का ये एक संगम हो, या कई एक ज्वालामुखी के कई बच्चे निकल आए हों, कुछ ऐसे ही नाम क्रिएट हो रहा है ना, पारिपोषित शंकु। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये एक ज्वालामुखी हो गया, अब इसमें से एक मेन लावा निकलता है, मैग्मा ऊपर निकलता है, लेकिन कभी कभी ये कई खंडों में उसके कई उप विभाजन हो जाता है। तो छोटे छोटे जो हैं इसके ज्वालामुखी यहां पर बन जाते हैं, यही कहलाता है पारपोषित ज्वालामुखी। ओके, परिपोषित या पैरासिटिक कोन के नाम से उसको जाना जाता है। इसका कोई एग्जाम्पल, इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कौन सा, माउंट एटना। ये आपको मिलेगा इटली में। और भारत वाले का कौन सा था, वो जिसका मैंने परतदार इसमें क्रेटर में बताया था, वो था लोनार था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी ऑस्ट्रेलिया कहाँ आ गया, वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, लोनार झील। ओके, क्रेटर जो है वहां का। फिर आ जाता है ज्वालामुखी, ये तो समझ गए ना, पैरासिटिक कोन। इसका एग्जाम्पल सीधे लिख दीजिएगा, एटना। और इसमें जो होता है सब पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, मैग्मा के जो जहां से वो विभाजन उसका होना शुरू हो जाता है। ओके, तो छोटे छोटे इसमें जो होते हैं नलकाओं के रूप में बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। एक एक मेन नलका होती है, और उस नलका से जो होता है कई उप नलकाएं जो है निकलने लग जाती हैं। यहां पर ऐसे लिख दीजिएगा, उप नलिकाएं, और ये मेन नलिका होती है। तो ये कुछ इस प्रकार का जो होता है डायग्राम होता है। तो ये हमारा हो गया पारिपोषित शंकु। अब ज्वालामुखी प्लग डोम, ये कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। जो अम्लीय मैग्मा होता है जब बाहर निकलता है तो एक गुंबद की तरह वो जमता हुआ चला जाता है, तो उसे कहा जाता है प्लग डोम। इसका सबसे अच्छा मतलब कि ये गुंबद की तरह क्या है, इसमें जैसे ये निकला और जब एक नली के रूप में ऐसे जमता हुआ चला जाता है, ओके, ऊर्ध्वाधर रूप में उसमें मैग्मा का जमाव होता हुआ चला जाता है, और समय के साथ केवल आपको वो जमा हुआ चट्टान ही नजर आए, तो वो कहलाता है जो होता है प्लग डोम। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको अमेरिका में देखने को मिल जाएगा, जिसका क्या नाम है, डेविल टावर। ओके, ये डेविल टावर जो होता है ये ज्वालामुखी प्लग डोम का ही एक एग्जाम्पल है। क्यूमुलोडोम और थायलाइड, इसमें गुंबद के आकार का होता है जो भी मैंने बना दिया था। और थायलॉइड, थोलॉइड जो होता है, इसमें क्या होता है, जो कोल्डेरा होता है उसके अंदर
लावा का जमाव कोन के आकार में जब हो जाता है तो उसे कहा जाता है थोलाइड। ये अम्लीय नेचर का ही होता है, समझ रहे हैं। तो ये था क्युमुलोडोम और थोलाइड डोम के बारे में। अब गेसर या गीजर, नाम से ही पता चल रहा है गर्म जल स्रोतों वाला। क्या होता है, इसे गर्म जल स्रोत कहते हैं। ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ही ये बनता है। गीजर जो होता है, गीजर वो नहीं जैसे कि आप जो नहाने बैठ जाते हैं, पानी गर्म किया नहा लिया, वो नहीं है। ये प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ गीजर होता है, गर्म जल का स्रोत होता है, जिसमें जो होता है जलवाष्प पानी ये उबलते हुए अवस्था में बाहर निकलते रहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है ओल्ड फेथफुल गीजर। इसके लिए आप चले जाइएगा अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में चले जाइएगा, वहां पर ओल्ड फेथफुल गीजर क्या भव्य नजारा है। इसका मैंने 3D व्यू देखा था। इसको देख कर ये लगता है कि प्रकृति ने कितने अच्छे तरीके से अपने आप को सजाया है और संवारा भी है। धुआंरा, नाम से ही पता चल रहा है धुआंरा, इसमें जो होता है गंधक का जो है धुआं निकलता रहता है। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल होता है 10 सहस्त्र ध्रुव घाटी जो होता है, 1000 वैली जो होता है, ये आपको कनाडा आप चले जाइएगा, कटमई के पहाड़ियां, वहां पर ये देखने को मिलेगा धुआंरा। इसमें क्या होता है, इसमें एक नाम बहुत फेमस चलता है, सोलफ तारा, नाम आप सुने होंगे। धुआंरे में जब गंधक की मात्रा ज्यादा होती है तो सोलफ तारा के नाम से इसे गंधकीय धुआंरा भी कहा जाता है। और जो ज्वालामुखी होता है वो अपने अंदर से कई प्रकार के जल धुएं निकालता है। सबसे मेन जो उसमें से निकलता है वो होता है जलवाष्प, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं निकलेगा उसमें, उसमें हाइड्रोजन, ये सब गैसेस निकलती रहती हैं। तो ये था धुआंरे के बारे में। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है 10 सहस्त्र ध्रुव घाटी, कनाडा में आप इसको देख सकते हैं। ये है लास्ट स्लाइड, अभियांत्रिक ज्वालामुखी स्थलाकृति। इसमें जो होता है, एक होता है कॉन्कॉर्डेंट यानी कि अनुस्तरीय, और एक होता है डिस्कॉर्डेंट, जिसमें जो होता है सीट या सिल जैसी स्थलाकृति बनेगी, फैकोलिथ, लैकोलिथ, कुछ ऐसा बनेगा। इसमें जब मैग्मा का जमाव क्षैतिज दिशा में होता है तो वही कहलाता है अनुस्तरीय। ओके, मैग्मा का जमाव जो होता है सतह में जो होता है क्षैतिज आकार में होता है, जमता चला जाता। अनुस्तरीय में क्या होता है, इसमें ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टली जो है मैग्मा का जमाव होता चला जाता है, जैसे कि आप डेविल टावर में देखने को मिलेगा। डेविल टावर खतरनाक टावर, नाम से ही पता चल रहा है। अब सीट सेल, सिंपल एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बनाइए। ऊपर एक चोटी बनाइए, नीचे एक उसका गुंबद बना दीजिए, और उसको समझाने का सबसे अच्छा डायग्राम बना दीजिए। यहां से एक पतली लाइन खींच दीजिए, एक मोटी लाइन खींच दीजिए। अब यही जो होता है पतली लाइन सीट, और ये जो होता है मोटी लाइन ये हो जाता है सिल। और इसी में जो होता है जो मैग्मा जमा होता है उससे बनी जो स्थलाकृति होती है वही कहलाती है सीट और सिल के रूप में। फैकोलिथ में कैसे बनता है, फैकोलिथ में ऐसा लग रहा है कि ये किसी चीज को फेंका जा रहा हो, कुछ ऐसे ही इसमें पता चल रहा है ना, फेंका जा रहा हो, कुछ ऐसे जा रहा है, सुरंग और गर्त बनता हुआ जा रहा है, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बनता हुआ जा रहा है, जिसका मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको जिक्र किया था, वलन की क्रिया के द्वारा, संपीड़न बल के द्वारा। तब जब इसमें मैग्मा का जमाव कुछ इस प्रकार हो जाता है, देख रहे हैं ना, मैं कहां पर इसको छायांकित कर रहा हूं, शुद्ध हिंदी छायांकित, सेट कर दिया मैंने इसको। तो ये फैकोलिथ का एक सबसे बेजोड़ नमूना होता है, इस प्रकार तैयार। तो मैग्मा जो होता है जब सुरंग और गर्त में एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के रूप में जमना शुरू कर देता है तो वो उससे जो स्थलाकृति तैयार होती है वो होती है फैकोलिथ। लैको और लोपोलिथ क्या होता है, इसमें कैसे बनता है, इसमें आप बनाइए एक ऐसा डायग्राम। और लैकोलिथ, इसमें जब मैग्मा जो होता है सतह को फाड़ ना पाए, नीचे ही नीचे वो गुंबद की तरह बन जाए, ये सतह पर नहीं गया है, नीचे ही नीचे ये गुंबद की तरह बन रहा है, तो इसे कहा जाएगा लैकोलिथ। और जब कप के शेप में बने तो उसे कहा जाता है लैपोलिथ। लैकोलिथ, लैपोलिथ। ये आप सिंह भूमि, भारत में झारखंड में चले जाइए, सिंह भूमि में आप आराम से ये देख सकते हैं लैकोलिथ और लैपोलिथ। और सीट और सिल देखना है तो आप छत्तीसगढ़ चले जाइए,
जमीन फाड़ दीजिएगा, वहां निकल आएगा सीट और सील, छत्तीसगढ़ में आराम से मिल जाएगा। तो ये था अनुस्तरीय, जिसमें एक हॉरिजेंटल तरीके से, जितना भी आप डायग्राम देखे हैं सब में हॉरिजेंटली तरीके से जो होता है, क्षैतिज, सॉरी इसे हॉरिजेंटली नहीं कहेंगे, इसे क्षैतिज तरीके से इसमें जमा होता हुआ चला जा रहा है। हॉरिजेंटल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब पढ़ते हैं अनुस्तरी के बारे में, उसमें जिसमें मैंने बताया था कि आपको वर्टिकली उसमें जमा होता जाता है। दो डायग्राम इसमें अब आप बचा हुआ है, कौन कौन सा? दो, एक ये बचा हुआ है जो खड़े हुए भाई साहब हैं, और एक यहां पर है, ये भी एक रूप से क्षैतिज ही होता है, बहुत बड़े एरिया को ये कवर कर रहा होता है, इसे कहा जाता है बैथोलिथ। ये बैलोलिथ नहीं होगा, यहां पर बैथो होगा, बैथोलिथ। और ये जो आप देख रहे हैं ऊर्ध्वाधर जमाव को, ये क्या होता है? ये बोला जाता है डाइक। और यही सब जब चट्टाने जो होता है, ये मैग्मा का जमा हो रहा है, और यही कभी समय दर समय बीतता गया, अपक्षय अपरदन डिनोटेशन के प्रोसेस हुआ, तो यही कटान हुआ, तब कोई जो स्थलाकृति बनकर जैसे कि डेविल टावर ही है वो देखने को मिल जाएगा। और इससे पूरे पाताल तोड़ चट्टान के रूप से भी जाना जाता है बैथोलिथ। ये बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। अगर आपसे कभी ऐसे ही पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी स्थलाकृति इसमें से कौन सी है, तो वो बैथोलिथ है, जिसका सबसे बेजोड़ नमूना आपको देखने को मिलेगा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में, और दक्षिणी अमेरिका में ये देखने को मिल जाएगा बैथोलिथ का ये नमूना। तो इसी के साथ आज का ये हमारा भूकंप और ज्वालामुखी का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। मैंने कुछ एक क्वेश्चन भी दे रखा है, इसको जब मैं आपको वीकेंड में इसका पूरा विवरण दे दूंगा। प्लेट विवर्तन की शुरू में भी मैंने दो क्वेश्चन आपको बता दिए थे। प्लेट विवर्तन की जो महाद्वीपीय प्रवाह और सागरीय तल विस्तार के सिद्धांतों के संयोजन का एक एकीकृत सिद्धांत है, कई अभिलक्षणों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है जिन्हें हम पृथ्वी पर पाते हैं। चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लीजिए इस बार 100% यूपीएससी पूछने वाला है क्वेश्चन। इसको मैं अभी, तो आप इस पर शोध करिए, विचार कीजिए, अपना ध्यान लगाइए, कुछ अपनी तरफ से भी इफर्ट डालिए। तो इसी के साथ आज का ये करंट अफेयर के साथ हम बोलेंगे, केवल करंट अफेयर नहीं, करंट अफेयर के साथ जो मैंने आज आपको ज्वालामुखी पढ़ाया है, जो मैंने आपको भूकंप का बताया है, उसके बारे में आप जानिएगा। और भी कई स्रोतों से हो सके तो आप उसको लिखिएगा, नोट बनाइएगा, और हमें कमेंट के जरिए भी बताइएगा अपने आंसर्स को, अपने जो भी शोध हो। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।